हेलो, कर दो मैडम, स्टार्ट कर दो। Okay. Good morning, students. Today, in today's session, I, Dr. Anshu Jain, am going to discuss with you all the concept of amalgamation, absorption, and reconstruction of companies. So let's start. I'll just take an example. Suppose there are two companies, A Limited and B Limited. दोनों ही existing companies हैं, बिजनेस करती हैं, सेम इंडस्ट्री में हो सकती हैं, अलग इंडस्ट्री में हो सकती हैं। दोनों ही ये सोचती हैं कि हम आप डिसॉल्व कर लेते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं और हम दोनों मिलकर एक नई कंपनी को फॉर्म कर देते हैं बिजनेस रन करने के लिए। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो दोनों ही एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, दे लिक्विडेट, दे डिसॉल्व एंड दे फॉर्म अ न्यू कंपनी। तो ये केस, ये सिचुएशन जो कहलाती है वो अमालगमेशन कहलाती है। हम अमालगमेशन की बात करते हैं तो अमालगमेशन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि कंबाइनिंग होती है या मिक्सिंग होती है दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ की एक सिंगल एंटिटी में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और मिक्सिंग टू और मोर एंटिटीज़ इनटू अ सिंगल एंटिटी। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, दो तरीके से नेचर होता है इसका। एक होता है मर्जर का और एक होता है एक्विजिशन का, एंड विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो दो कंपनीज एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, दोनों लिक्विडेट करेंगी और दोनों मिलकर एक नई कंपनी को बनाती हैं और काम करती हैं। जो कंपनीज लिक्विडेट करती हैं उनको कहा जाता है सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी। और जो नई कंपनी वो बनाते हैं उसको या तो परचेजिंग कंपनी कहा जाता है या वेंडी कंपनी कहा जाता है या ट्रांसफरी कंपनी उसको बोला जाता है। अब दूसरी सिचुएशन एक और आती है। दो कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड अपने आप को डिसॉल्व करती है, लिक्विडेट करती है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है बी लिमिटेड में, वो बी लिमिटेड में चली जाती है। दो कंपनीज थी, दोनों ही एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, कोई नई कंपनी फॉर्म इसमें नहीं होती है। एक कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर चली जाती है, मर्ज हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस सिचुएशन को जहाँ एक भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है उस केस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। तो जितनी भी कंपनीज होंगी वो सब एग्जिस्टिंग कंपनी होगी एंड नो न्यू कंपनी वुड बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी जो मैंने अमालगमेशन में कहा, अमालगमेशन में क्या कहा था कि दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी और वो मिलकर एक नई कंपनी बनाएंगी। एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी हम नहीं बनाते हैं, सिर्फ दो एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी जिसमें से एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर चली जाएगी। जो डिसॉल्व होगी, लिक्विडेट होगी, दैट विल बी द सेलिंग और वेंडर कंपनी, और जिस कंपनी में वो जाएगी वो दैट विल बी द परचेजिंग और ट्रांसफरी कंपनी। क्या हो सकती है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो सिक यूनिट है। सिक यूनिट का मतलब क्या है कि वो कुछ सालों से सिर्फ लॉस ही बेयर कर रही है, लॉस ही इनकर कर रही है, तो उसके लिए सर्वाइवल करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसे में। तो वो कंपनी क्या कर सकती है, रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। रिकंस्ट्रक्शन क्या क्या मतलब होता है कि हम बेसिकली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, एसेट्स हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। जब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन भी दो तरीके से हो सकता है, या तो वो इंटरनली कंपनी कर सकती है, अगर इंटरनल अपनी कंपनी अंदरूनी ही कोई चेंजेस कर रही है कैपिटल में और एसेट्स में तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। और अगर कंपनी करती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो उसमें क्या होगा कि कंपनी अपने आप को बंद कर देती है और वो ही एक नई कंपनी बना लेती है। जैसे आपने सुना होगा कुछ साल पहले एक बैंक था यूटीआई बैंक के नाम से, जिसको आज हम एक्सिस बैंक कहते हैं। उसमें भी यही था कि वो लॉस में जा रहा था और उसमें उन्होंने नाम चेंज करके, अपनी वर्किंग चेंज करके, अपने कैपिटल और एसेट्स में कुछ चेंजेस करके उसको एक्सिस बैंक का नाम दे दिया था, वो ही बट नाम चेंज कर दिया था यूटीआई से एक्सिस बैंक। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई सिक यूनिट है या लॉस इनकरिंग यूनिट है, वो अपने आप को बंद करके एक नई कंपनी को फॉर्म कर लेती है। तो अब अगर हम रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एमालगमेशन में और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये दो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आप एक नई कंपनी को फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन का केस है या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो इंटरनल ही सारा काम होगा, कोई भी कंपनी नई नहीं एग्जिस्टेंस में आती है। अब हम ये समझेंगे कि अमालगमेशन हम करते ही क्यों हैं, उसका मेन मोटिव क्या है, मेन एडवांटेजेस हैं।
हम अमालगमेशन करते हैं, दो कंपनीज अगर आपस में जुड़ के काम करना चाहती हैं, इकट्ठा एक होकर काम करना चाहती हैं और उसके लिए एक नई कंपनी बनाती हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई उनको फ़ायदा भी होना चाहिए। तो उसमें फ़ायदा क्या हो सकता है? पहला फ़ायदा हो सकता है उनको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ये सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अगर है तो दो कंपनीज अगर आपस में मर्ज करके आपस में इकट्ठा होकर अगर एक कंपनी बनाकर काम करती है, तो उसमें क्या होगा? द कंपनी कैन हैव द ऑपरेटिंग कॉस्ट एडवांटेज। इसका क्या मतलब है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कंपनी उसको मिनिमाइज कर सकती है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और उसको मैक्सिमाइज करना। तो आप प्रॉफिट जब मैक्सिमाइज करेंगे या प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस आप इंक्रीज करिए या उसकी कॉस्ट कम करिए। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको हेल्प करता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। When two companies merge together and work together, so the company may have the advantage that the company can lower or minimize the cost of production. इसी के साथ में कंपनीज को ये भी फायदा होता है कि जब वो इकट्ठे काम करती हैं तो फाइनेंशियल इकोनॉमीज मिल सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एडवांटेजेस। यू मे हैव हायर डेट कैपेसिटी इन द मार्केट और एट द सेम टाइम यू मे हैव द लोअर रेट ऑफ बोरोइंग्स। इसके साथ में ही अगर कंपनीज आपस में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है मार्केट में, एग्जिस्टिंग कंपनीज कॉम्पिटिटर हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों कॉम्पिटिटर थी, लेकिन अब दोनों मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट कर रही हैं, एक नई कंपनी फॉर्म कर रही हैं और इकट्ठा काम कर रही हैं, तो इसका मतलब आपका कॉम्पिटिटर खत्म हो गया, क्योंकि आप तो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ले लिया, कॉम्पिटिटर आपका खत्म हो गया, जिसकी वजह से आप मार्केट में एक्सपेंशन भी कर सकते हो, ग्रोथ भी आपके बिजनेस की हो सकती है, डाइवर्सिफिकेशन भी आप कर सकते हो। इन सब कामों से आपका क्या होगा? रिस्क भी कम हो जाएगा। इसके साथ में डाइवर्सिफिकेशन में आप सेम इंडस्ट्री में भी कर सकते हो और आप किसी और इंडस्ट्री में भी मूव ऑन कर सकते हो। जितने भी ये मोटिव्स हैं, एडवांटेजेस हैं अमालगमेशन के, ये सारे के सारे आपके मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। जो आपकी एफिशिएंसी है मैनेजर्स की, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो सकता है कि दो कंपनीज हैं, एक के पास रिसोर्सेज हैं, एक के पास टैलेंट या एक्सपीरियंस है, तो जब आपने इकट्ठा कर दिया तो यू मे हैव द इंक्रीज इन मैनेजरियल efficiency, which thereby will result in an increase in the overall productivity of the organization. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि एक प्रोसेस है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को मिक्स कर देते हो, कंबाइन कर देते हो एक एंटिटी में। तो दो कंपनीज या दो से ज़्यादा अगर कंपनीज हैं, वो सब लिक्विडेट करके एक नई कंपनी को क्रिएट कर देते हैं इकट्ठा काम करने के लिए, तो वो एक कंपनी बन जाएगी। Now, when we talk of types of amalgamation, amalgamation may be in the nature of merger and amalgamation may be in the nature of purchase. आप वो merger के फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप वो purchase के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इन जनरल हम क्या कहते हैं? purchase का मतलब होता है खरीदना और merger का मतलब merge करने का मतलब है दोनों को आपस में जोड़ देना। अगर मैं ये बोलूँ कि merger है, आप दो चीज़ों को merge कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो चीज़ों में, दो कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, दोनों कंपनीज में जो भी चीज़ें होंगी वो सब आपस में मर्ज हो जाएंगी, क्लब हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। लेकिन अगर परचेज की बात करूँ तो परचेज में क्या होगा? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या चीज़ खरीदना चाहती हूँ। तो जब हम अमालगमेशन के नेचर्स की बात करते हैं, दोनों तरीके की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कुछ कंडीशंस बताता है जो ले डाउन की गई हैं। अगर वो कंडीशंस, 5 कंडीशंस हैं, अगर वो पांचों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, if all the 5 conditions are satisfied, then only the amalgamation will be treated as the amalgamation in the nature of merger. अब वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले कंडीशन है कि ट्रांसफरर कंपनी का मतलब क्या था? सेलिंग कंपनी। तो आई मे यूज द टर्म ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी और परचेजिंग ऑन सेलिंग कंपनी। जो आपकी ट्रांसफरर कंपनी है, सेलिंग कंपनी है, उसमें एसेट्स भी होंगे, लायबिलिटीज़ भी होंगे। जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ सेलिंग कंपनी के होंगे, वो सारे के सारे परचेजिंग कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ बन जाएंगे। ये सबसे पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन है कि जो हमारी सेलिंग कंपनी है
उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, कैपिटल की फॉर्म जो होती है हमेशा। तो ट्रांसफरर कंपनी जो सेलिंग कंपनी है उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एटलीस्ट 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी और द ट्रांसफरी कंपनी। ये मैंडेटरी है मर्जर के केस में। अगर आप मर्जर का केस कर रहे हो अमालगमेशन में, तो at least 90% of the shareholders of the selling company have to become the equity shareholders of the purchasing company. Now the third condition which has to be applied for the if it is to be treated as the nature of merger is that the consideration of equity shareholders of vendor company moving to purchasing company is given by the issue of shares owned। इसका क्या मतलब है? जब आप कोई भी बिजनेस को मर्ज करते हैं, चाहे आप परचेज करते हैं, तो उसके बदले में आपको सामने वाले को, सेलिंग कंपनी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जो भी आप सेलिंग कंपनी को देते हैं, जो भी फिगर आप उसको पेमेंट करेंगे, वो आपकी कहलाती है परचेज कंसिडरेशन। वो जब आप मर्जर का केस करेंगे तो उस केस में क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं सेलिंग कंपनी के, जो परचेजिंग कंपनी में आ रहे हैं, जो हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि 90%, कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर सेलिंग कंपनी के कहाँ जा रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी में। इसका मतलब 90% कम, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी आर नाउ कन्वर्टिंग और आर नाउ बिकमिंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ पेमेंट होगी। तो क्या पेमेंट हो रही है? वो शेयर्स के बदले में शेयर्स ही आ रहे हैं एज पर द सेकंड कंडीशन। लेकिन कई बार जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्जन करते हैं एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स को दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स में, तो उसमें कभी कभी शेयर्स के जो कन्वर्जन होती है इशू के टाइम पर, वो फ्रैक्शंस में आ जाती है। तो अदरवाइज यू हैव टू मेक पेमेंट, यू हैव टू इशू द शेयर्स ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स when they move from selling to purchasing company, but in case you have fractional shares, then only उतना ही part you have to make payment in the form of cash। तो इसका मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ मर्जर 90% कम से कम जो मूव कर रहे हैं परचेजिंग कंपनी में, उनको आप शेयर्स ही देंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो सिर्फ उस फ्रैक्शनल पार्ट के बदले में आप उनको कैश पे करेंगे एंड नो अदर मोड ऑफ पेमेंट टू बी टेकन। फोर्थ जो कंडीशन है वो आपकी क्या कहती है? बिजनेस ऑफ द वेंडर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द परचेजिंग कंपनी आफ्टर द अमालगमेशन। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी परचेजिंग कंपनी है, वो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि जो वो परचेज कर रही है बिजनेस, या जो मर्ज कर रही है सेलिंग कंपनी को, तो सेलिंग कंपनी का भी कोई तो बिजनेस था, चाहे वो सेम इंडस्ट्री थी या वो अलग इंडस्ट्री में आता है। जो भी सेलिंग कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी है, परचेजिंग कंपनी की इंटेंशंस होनी चाहिए कि वो उसको आगे कैरी ऑन करेगा। नाउ इट मे बी पॉसिबल कि परचेजिंग कंपनी कहती है कि मैं आपको मैं आपको ले तो रहा हूँ, अमालगमेट तो कर रहे हैं हम, कंबाइन तो हो रहे हैं आपस में, लेकिन जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ही सिर्फ मैं यूज़ करूँगा, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो मैं आगे रन नहीं करूँगा, वो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो क्या होगा? अगर वो ये कह देते हैं कि वी आर नॉट इंटेंटिंग टू कैरी ऑन योर बिजनेस लेटर ऑन आफ्टर द अमालगमेशन इज ओवर, देन ये कंडीशन पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब वो अमालगमेशन तो होगी, लेकिन वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगी, वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगी। जस्ट टू ट्रीट अमालगमेशन एज द मर्जर, it is important, it is mandatory for the purchasing company to continue to carry on the business, what the business the selling company is doing or running. Now the last adjustment is no adjustment to be made to the book value of assets and liabilities of the vendor company when they are incorporated in the books of purchasing company, except to ensure uniformity of accounting policies। इसका क्या मतलब है कि जब आप मर्जर कर रहे हैं तो जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे वो सारे कहाँ चले गए? अब वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज किसके बन गए? सेलिंग कंपनी की बजाय अब बन गए वो परचेजिंग कंपनी के। तो जब हम सेलिंग कंपनी के अकाउंट्स देखेंगे तो उसमें जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे, कोई ना कोई उसकी बुक वैल्यू होगी, जो कि अब बुक वैल्यू किसकी बन जाएगी?
परचेजिंग कंपनी की। तो परचेजिंग कंपनी जब अपनी बुक्स बनाएगी तो उसमें वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज शो करेगी उन्हीं बुक वैल्यू पे जो सेलिंग कंपनी ने दिखाए हुए थे अपनी बुक्स में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि जो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं, अगर उनको यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए, बना के रखने के लिए यूनिफॉर्मिटी अगर कहीं मैंडेटरी है, कहीं ज़रूरत है कुछ चेंजेस करने की, तो परचेजिंग कंपनी वो चेंजेस कर सकती है। जैसे जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन जब हम कम चार्ज करते हैं अपने एसेट्स पर, तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स, जिसमें जनरली आप जो चार्ज करके दिखाते हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड करते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं। अब मान लीजिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड हैं, वो दोनों कंबाइन हो रही हैं और एक पी लिमिटेड बना रही हैं। तो दोनों ए और बी लिमिटेड लिक्विडेट करेंगे, दोनों की ही बुक वैल्यू होती होंगी कुछ ना कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी की जो भी वैल्यू है ए लिमिटेड, उस पर आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करके दिखा रही है। और बी लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, द बी लिमिटेड इज यूजिंग WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये आप सब जानते हैं कि जब हम डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करते हैं तो उसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इट विल बी डिफरेंट। वो आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं बना के रखेगा। अगर आप अपने नई कंपनी के अकाउंट्स में एक बुक वैल्यू आप दिखा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन चार्ज करके, और दूसरी कंपनी का आप दिखा रहे हैं जहां डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है WDV, तो इट हैज़ टू बी एडजस्टेड। तो किसी भी एक मेथड को जो कि पी लिमिटेड जो नई कंपनी फॉर्म करी है, वहाँ जो भी एसेट्स आप शो करेंगे, वहाँ किसी भी एक बेसिस पर या तो स्ट्रेट लाइन या रिटर्न डाउन के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करके, जस्ट टू हैव द यूनिफॉर्मिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप वो एडजस्टमेंट्स करेंगे। अदरवाइज नो एडजस्टमेंट हैज़ टू बी डन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लिक्विडेटिंग कंपनी और द सेलिंग कंपनी व्हेन दे आर मूविंग टू द परचेजिंग कंपनी। अब हमने बात करी पांचों एडजस्टमेंट्स। ये पांचों एडजस्टमेंट्स, पांचों कंडीशंस, बेसिकली नॉट एडजस्टमेंट्स, ये पांचों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तभी वो अमालगमेशन का नेचर के केस होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन अगर कोई भी इन पांचों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, then it automatically be clear in it should be clear in your mind that it is the case of amalgamation in the nature of purchase। मर्जर के लिए ये पांचों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी होता है। नाउ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब आप कोई बिजनेस लेते हैं, चाहे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में जाहिर बात है जो लिक्विडेटिंग कंपनी है उसको कुछ तो आप पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो वो क्या कहलाती है? परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स द पेमेंट यू आर मेकिंग टू द ट्रांसफरर कंपनी, द पेमेंट इज डन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। सेलिंग कंपनी को परचेजिंग कंपनी जो भी पैसा देती है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। ज़्यादातर जो होता है वो जो नेट एसेट्स आपके होते हैं जो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है फ्रॉम द सेलिंग कंपनी, वो अग्रीड वैल्यू पे होता है। जो पेमेंट आप करते हैं परचेज कंसिडरेशन की, सेलिंग कंपनी को जो पेमेंट मिलती है परचेजिंग कंपनी से, वो आपकी शेयर्स में या कैश में ही होती है। शेयर होल्डर्स पर एंड नो अदर मेथड इज टू बी टेकन केयर। अगर कोई कंपनी है, अगर आपके
जो परचेजिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं लेती है, मान लीजिए वो कह देते कि ये आपकी लायबिलिटी है सेलिंग कंपनी की एंड वी आर नॉट टेकिंग ओवर इट, तो वो क्या केस करेंगे, फिर उस केस में क्या करेंगे, जो सेलिंग कंपनी है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पर्टिकुलर लायबिलिटी जो कि परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं करती है वो खुद वो पेमेंट पहले करें। इसके बाद हम आ जाते हैं परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। परचेज कंसिडरेशन जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि वो प्राइस है जो परचेजिंग कंपनी एट द टाइम ऑफ टेक ओवर सेलिंग कंपनी को देती है एट, नॉर्मली इट इज एट अग्रीड वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जब हम परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन की बात करते हैं हमारे पास 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड में क्या होता है, ये सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें आप क्या करते हैं, एक नेट अमाउंट कंपनीज में आपस में डिसाइड हो जाता है कि भाई ठीक है हम आपके बिजनेस को परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में टोटल पेमेंट आपको ये वाली अमाउंट की मिल जाएगी। तो अगर कंपनीज में आपस में अग्रीमेंट हो जाता है कि भी टोटल पेमेंट अमाउंट फिक्स कर देते हैं तो वो आपका कहलाता है नेट अमाउंट और लमसम पेमेंट मेथड। एक अमाउंट फाइनल हो जाता है और वो आप इकट्ठा एक बार में पे कर देते हो। दूसरा मेथड आपका होता है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में आप क्या करेंगे कि जब भी कंपनी परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को टेक ओवर करती है तो हमने कंडीशंस क्या पढ़ी थी कि वो जितने भी एसेट्स होंगे या जितने भी लायबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी सेलिंग कंपनी की परचेजिंग कंपनी में आ जाएगी मर्जर के केस में। और इफ इट इज़ अ केस ऑफ परचेज देन you have to check, you have to see कि how many or which assets are being taken over and which liabilities the purchasing company is taking over from the selling company. नेट एसेट्स मेथड में आपको क्या करना है, नेट एसेट का मतलब क्या होता है कि जितने आपने एसेट्स टोटल में लिए हैं, जो भी केस है मर्जर का या परचेज का, उस केस के हिसाब से जितने भी एसेट्स परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी से टेक ओवर करती है उस समय से उनकी लायबिलिटीज़ भी टेक ओवर करेगी। तो जो भी लायबिलिटीज़ वो टेक ओवर करती है उसका अमाउंट डिडक्ट करके जो फाइनल फिगर होती है वो आपके पास परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट माना जाता है। मान लीजिए कि बुक वैल्यू जो एसेट्स की है जो कंपनी परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है 10 लाख रुपए के टोटल में नेट एसेट्स, वेदर इट मे बी अ बुक वैल्यू अग्रीड वैल्यू agreed or fair value of the assets taken over by the purchasing company is let's say 10 lakh rupees and the agreed value of the liabilities the purchasing company has agreed to take over is let's say 2 lakh rupees। तो 10 लाख रुपए की उन्होंने एसेट्स लिए उनसे, 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज ले ली, तो लायबिलिटीज तो उनको पे करनी पड़ेंगी बाद में जो उन्होंने टेक ओवर की है। तो इसका मतलब जब आप परचेज कर रहे हो या अगर ये केस मर्जर का है भी तो उस केस में क्या है कि जो वर्थ जितना बिजनेस आपने जो लिया है आपके पास मर्ज होकर आया चाहे परचेज होकर आया वो कितने वैल्यू या कितनी उसकी वर्थ आपके लिए एक्चुअली में है। तो वो 10 लाख के एसेट्स लिए थे और 2 लाख की आपकी उसको लायबिलिटी देनी है, तो टोटल कितना हो गया 8 लाख रुपए आपके पास बिजनेस में इंक्रीज होकर आ गया। तो जो बेसिकली आप क्या करेंगे वो परचेज कंसिडरेशन जो है वो आपकी 8 लाख रुपीज़ हो जाएगी जो आप सेलिंग कंपनी को पे करेंगे। तो नेट एसेट्स अमाउंट में नेट एसेट्स मेथड में यू हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ द एसेट्स यू आर टेकिंग ओवर with the value of the liabilities you are taking over and the difference between these two figures will give you the amount of purchase consideration. I hope it's clear to everyone. Now coming to the third method जो कि आपका है नेट पेमेंट मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल पेमेंट मेथड। इसमें आप क्या करते हैं कि आपने जो नेट पे किया है या जो टोटल अमाउंट पे किया है सेलिंग कंपनी को वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों को जितना भी अमाउंट दिया है सेलिंग कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेजिंग कंपनी जितना भी पेमेंट करती है only in the form of cash and shareholders that is known as the purchase consideration under the method of net payment। आपने जो परचेजिंग कंपनी है उस परचेजिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शेयर्स की फॉर्म में कैश की फॉर्म में जो भी पैसा दिया होगा वो आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। अब आप कह सकते हैं नेट एसेट्स में और इसमें डिफरेंस क्या है। नेट एसेट्स मेथड जो हमने इससे पहले किया था उसमें और नेट पेमेंट मेथड में डिफरेंस ये होता है कि जब आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स मेथड में तो उसमें बुक वैल्यू फेयर वैल्यू या अग्रीड वैल्यू एसेट्स की
कंपेयर आप करते हैं फेयर वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो उसमें आपने लायबिलिटीज को कंसिडर किया था क्योंकि एक्चुअली में वो परचेजिंग कंपनी पे करेगी, तो आपने वो कंसिडर किया और उसे नेट एसेट मेथड के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन आ गई। अब अगर मान लीजिए आप लायबिलिटीज को कंसिडर नहीं करना चाहते हैं तो अगेन आपके पास ऑप्शन है, आप लायबिलिटीज को जो भी आप टेक ओवर कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के टाइम पर उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको कंसिडर नहीं कीजिए। आप सिर्फ वो अमाउंट देख रहे हैं जो आपने शेयर होल्डर्स को कैश में या शेयर्स की फॉर्म में पैसा दिया है, तो वो आपका परचेज कंसिडरेशन यूजिंग द नेट पेमेंट मेथड या टोटल पेमेंट मेथड के हिसाब से कैलकुलेट होकर आ जाता है। Now coming to the last method of calculating purchase consideration, that is the intrinsic worth method या swap method. Swap method as you may be aware of, इसका स्वैपिंग का क्या मतलब होता है, चेंज कर देना, एक से दूसरी जगह चले जाना। तो स्वैपिंग मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू या इंट्रिंसिक वर्थ मेथड में आप क्या करते हैं, जब कंपनीज आपस में मर्ज कर जाती हैं या एक दूसरे को परचेज कर लेती हैं तो एक कंपनी के शेयर होल्डर दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए दो कंपनीज थी, ए और बी, दोनों लिक्विडेट करके एक नई कंपनी बना रहे थे, या बी लिमिटेड ए लिमिटेड को अपने अंदर ले रही थी, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो भी कंपनी नई बन रही थी उसमें आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी शेयर होल्डर बन जाते हैं। उनको आप पुरानी कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स वो थे, तो नई कंपनी जो आपने एग्जिस्टेंस में आप लेकर आए हो, नई जो कंपनी फॉर्म आपने की है उसमें कितने शेयर होल्डर्स वो होंगे, कितने उनके पास शेयर्स होंगे, वो आप इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से देखते हैं। इसमें आप कैसे करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है किसी भी कंपनी के लिए जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये होता क्या है, परचेजिंग कंपनी टेक्स ओवर द वेंडर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी। जो मैंने आपको भी समझाया उसमें क्या था कि दो कंपनीज की परचेजिंग और वेंडर कंपनी, परचेजिंग कंपनी सेलर कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो जो उसका रेशो था, जो उसका बेसिस है, वो क्या बेसिस है कि आपने शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स ही बना दिया, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को अब मैंने क्या करा, परचेजिंग अपनी जो मेरी परचेजिंग कंपनी है वो उसके शेयर होल्डर बन गए। वो रेशो क्या होगी, रेशो वुड बी दी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये भी मैं एग्जांपल से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव वन इलस्ट्रेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस इलस्ट्रेशन विद यू। द क्वेश्चन सेज you have to calculate the purchase consideration. Now I am doing this with the on the basis of net assets method. Net assets method आप देखिए मैंने आपको कौन सा बताया था, जिसमें आपने बुक वैल्यू, अग्रीड वैल्यू ऑफ शेयर एसेट्स और बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज को कंपेयर किया था, ये वाला आपका नेट एसेट मेथड था। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ net assets method. The balance sheet of Bhavna Limited as on 31st March 2017 is given to you. You have different balances given in the balance sheet and there are additional adjustments also. I hope कि the question is readable to you. इसका font इतना है कि आपको clear है. Otherwise I have shared the file. You can open that file and have a look there also. जो मुझे बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, वो किसकी दी हुई थी, भावना लिमिटेड की। अब क्वेश्चन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें वो ये कह रहा है कि साक्षी लिमिटेड इंटेंड्स टू टेक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड वैल्यूएशन। तो एक कंपनी कौन सी थी, भावना लिमिटेड, और दूसरी कंपनी कौन सी है, साक्षी लिमिटेड। साक्षी लिमिटेड जब इंटेंड कर रही है टेक ओवर का, इसका मतलब दिस इज द परचेजिंग कंपनी एंड भावना लिमिटेड इज द सेलिंग कंपनी। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिजनेस टेक ओवर करने के लिए, वो कुछ कंडीशंस आपको दी हुई है, क्राइटेरिया या बेसिस दिए हुए जिसके बेसिस पर उन्होंने अग्री किया है। अब आप इसमें क्या करेंगे,
बिल्डिंग का, जैसे आप बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, आपको डिफरेंट एसेट्स दिए हुए हैं। यू हैव बिल्डिंग वर्थ 2,40,000, प्लांट एंड मशीनरी 5,10,000, फर्नीचर, ये सारे आपको एसेट्स दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपको एसेट्स दिए हुए हैं किसी न किसी अमाउंट के साथ में। अब जो कंडीशन आपको टर्म्स दिए हुए थे जो परचेजिंग कंपनी ने बताया, उसमें आपको क्या बताया, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या कहती है कि परचेजिंग कंपनी ने अग्री किया बिल्डिंग को 2 लाख रुपए पे लेने के लिए। अब देखिए बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू थी वो 2,40,000 थी, लेकिन जो परचेजिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी ने उसको बोला कि मैं इसको 2,40,000 की बजाय मेरे साथ मैं इसको 2 लाख रुपीज़ पे टेक ओवर करूँगा। Now when you calculate the purchase consideration on the basis of net asset method, तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट से आपको सारे के सारे एसेट्स को दिखाना है, सारी लायबिलिटीज को दिखाना है, ठीक है। अगर उनकी बुक वैल्यू दी हुई है तो बुक वैल्यू, और अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि कोई फेयर वैल्यू या अग्रीड वैल्यू पे है, टेक ओवर कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, इन केस the agreed value is given in the question, you have to take it on agreed value, and in case no agreed value is there, then you have to take the figure of assets or liabilities on the basis of the book value which is there in the balance sheet. तो बिल्डिंग के लिए 2,40,000 was the book value as per the balance sheet, but the terms of valuation के हिसाब से परचेजिंग कंपनी ने उसको 2 लाख रुपए पे ओके किया। तो आपने क्या किया, जब कैलकुलेशंस करेंगे परचेज कंसिडरेशन में, तो एसेट्स टेकन ओवर में आप दिखा देंगे बिल्डिंग को 2 लाख रुपीज़। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको 5,10,000 रुपीज़ पर बैलेंस शीट में फिगर दिखाई हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी जो टेक ओवर किया है वो किया है 4,65,000 पे। तो जब आप परचेज कंसिडरेशन दिखाएंगे एसेट्स टेक ओवर में, आप इसको कहाँ दिखा देंगे, प्लांट एंड मशीनरी 4,65,000 रुपीज़। सिमिलरली जो आपको फिगर्स दिए हुए हैं, फर्नीचर दिया हुआ है 36,000 रुपीज़ पे, आपका यही अमाउंट चला जाएगा। इन्वेंट्रीज आपके चले जाएंगी 1,20,000। डेटर्स के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेटर्स का जो प्रोविजन है 10%, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। इसका मतलब जो भी बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए होंगे, अमाउंट जो भी फिगर दी होगी, उसमें से आपको प्रोविजन जो 10% का आपको बनाना है वो डिडक्ट करके जो फिगर आएगी, दी एसेट डेटर्स वुड बी टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। गुडविल के लिए आपको दिया हुआ है गुडविल फाउंड टू बी निल, इसका मतलब बैलेंस शीट में सेलिंग कंपनी के गुडविल शो की हुई है, लेकिन एज पर द परचेजिंग कंपनी सेज द गुडविल इज वी फाइंड गुडविल टू बी निल, हमारे हिसाब से उसकी गुडविल 0 है, तो वी विल नॉट मेक पेमेंट इन फॉर द गुडविल। अब आप देखिए कि जो आपके डेटर्स थे, डेटर्स आपको बैलेंस शीट में दिए हुए थे 3,12,000 पे। जो परचेजिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी ने बोला कि मुझे तो 10% उस पर प्रोविज़न आप लगा के, जो डेटर्स पे प्रोविज़न लगेगा वो 10% डिडक्ट करके हम लोग उसको ले लेंगे। तो 3,12,000 डेटर्स थे, उस पर आपने क्या किया, अब देखिए 3,12,000 के डेटर्स थे और प्रोविज़न आपने लगा दिया 31,200 का। इसका मतलब जो नेट फिगर आई 2,80,800 इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स व्हिच हैव बीन टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। गुडविल आपके बैलेंस शीट में दी हुई है एट अ फिगर ऑफ 45,000 व्हिच वाज अज्यूम्ड टू बी 0, तो वो आपका एसेट्स टेकन ओवर में आएगी ही नहीं। इसके अलावा देखिए एडजस्टमेंट्स में आपको और क्या एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, एसेट्स को लेकर आपके कोई और एडजस्टमेंट्स नहीं है। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द बैलेंस शीट कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज की हैं अभी तक। आपने बिल्डिंग का अमाउंट दिखा दिया था 2 लाख रुपीज़ का, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर एट 4,65,000 रुपीज़, फर्नीचर का आपको 1,15,000 की जगह आपने 36,000 पे लिया था, इन्वेंट्रीज 90,000 थी लेकिन आपने 1,20,000 पे टेक ओवर किया तो वो दिखा दिया था। डेटर्स आपके 3,12,000 लेस 10% डेप्रिसिएशन पे आ गए थे। बिल्स रिसीवेबल के लिए क्वेश्चन वो साइलेंट, तो बिल्स रिसीवेबल के जो बुक वैल्यू है उसी पे ही चला जाएगा, तो इट विल बी टेकन एज एट द अमाउंट ऑफ 45,000 रुपीज़। गुडविल के लिए 0 था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का आप इसमें कुछ करेंगे नहीं। कैश इन हैंड आपके लिए था 55,000, आप इसी पे ही ले लेंगे जो अमाउंट आपको बैलेंस शीट के हिसाब से दिया हुआ, और कैश एट बैंक भी 1,11,000 पर आपका इस पर चला जाएगा। अब एक इसमें आइटम हमारे बीच में रह गई है जो कि है इन्वेस्टमेंट की।
इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं था, मगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में आपको दो फिगर्स दिए हुए थे। एक दिया हुआ था फाइनल फिगर विच इज़ 1,20,000 विच वॉज वैल्यूड बाय द सेलिंग कंपनी। अपनी बैलेंस शीट में उन्होंने वो शो कर रखी है 1,20,000 की, मगर एक्चुअली में मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है 90,000 रुपीज़ की। तो ये दो फिगर्स आपको जो बैलेंस शीट में दी हुई हैं इसके हिसाब से आप टेक ओवर करेंगे। तो व्हेन द परचेजिंग कंपनी टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट इट विल नॉट बी एट द बुक वैल्यू, इट विल बी एट द मार्केट वैल्यू। जैसे कि अगर आपको याद है कि मैंने आपको नेट एसेट्स मेथड में 3 फिगर्स बताई थी, जो एसेट्स या लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं ईदर इट विल बी एट बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू और एट फेयर वैल्यू। तो इसका क्या मतलब था, फेयर वैल्यू का क्या मतलब था कि मार्केट वैल्यू तो मेरी 90,000 थी इन्वेस्टमेंट की, मैंने उसको ओवर वैल्यू करके दिखाया वो 1,20,000, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ ओवर वैल्यूएशन की हुई है जबकि उसकी उतनी वर्थ नहीं है। तो परचेजिंग कंपनी विल नॉट मेक पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिकॉर्डेड इन योर अकाउंट्स। तो द मार्केट वैल्यू इफ इट इज 90,000 दैट मीन्स द फेयर वैल्यू इज 90,000। तो जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो परचेजिंग कंपनीज को टेक ओवर करेगी इट विल बी टेकन एट 90,000 रुपीज। एज यू ऑल कैन सी इन दिस सोल्यूशन, एसेट्स में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स लेस प्रोविजन बिल्स रिसीवेबल कैश इन हैंड कैश एंड बैंक हमने डिस्कस कर लिया था। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट को इंस्टेड ऑफ 90,000 इट हैज बीन रिकॉर्डेड एट सॉरी इट्स इंस्टेड ऑफ 1,20,000 द बुक वैल्यू इट हैज टू बी इट इज रिकॉर्डेड एट द fair value or the market value which is 90,000. All the assets are being taken over at the respective values. The total sum as total of assets taken over by the purchasing company is 14,02,800. ये आपके सारे एसेट्स थे जो परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर किए हैं। अब इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे लायबिलिटीज को डिडक्ट करना है at the book value, fair value or the agreed value. All the liabilities are to be recorded. अब देखिए लायबिलिटीज के लिए you have in the balance sheet workman compensation fund जो आपके लिए था, ये आपकी लायबिलिटी होती है, स्टेबल लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है, प्रोविडेंट फंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड डिबेंचर्स, ये सारे आपके कंपनी की लायबिलिटीज होती हैं जो आप टेक ओवर करके पेमेंट करेंगे। बाकी आपके या तो कैपिटल है या रिजर्व से प्रीमियम वगैरह है, वो आपका लायबिलिटी में नहीं आता है। अभी लायबिलिटी के लिए कंडीशंस देखिए जो परचेजिंग कंपनी ने टर्म्स बताई हैं या वैल्यूएशन करी है। सबसे पहली है सेकेंड पॉइंट पे, देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 26,000 अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बैलेंस शीट के हिसाब से वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर आप देखेंगे तो इट वाज वैल्यूड एट 56,000 रुपीज़, लेकिन परचेजिंग कंपनी कहता है कि हमारे हिसाब से इट हैज़ टू बी इंस्टेड ऑफ 56 इट हैज़ टू बी 26,000। तो इसका मतलब हम जो पेमेंट करेंगे वो 26,000 रुपये के हिसाब से करेंगे। तो जो आप कैलकुलेशंस करेंगे उसमें जो लायबिलिटीज़ में दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे है इफ आई हाईलाइट दिस वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 56,000 था, लेकिन हमने किस पे दिखाया है सिर्फ 26,000 रुपीज़ पे जो उन्होंने अग्री किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो आपकी थी वो 40,000 थी, वो यहाँ अभी नहीं आएगी, वो इनकम पे जाएगी। रियलाइजेशन का जो था, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे 15,000, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस किसने पे किए, साक्षी लिमिटेड। साक्षी लिमिटेड कहाँ थी, साक्षी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, परचेजिंग कंपनी। इन केस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द परचेजिंग कंपनी, तो आप क्या करेंगे, वो आपके परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं। परचेज कंसिडरेशन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय परचेजिंग कंपनी अगर होते हैं तो वो कहीं पर भी इंक्लूड आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री वॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड इन कैश, वो तो आपके परचेज कंसिडरेशन में इसमें अमाउंट में नहीं आएगा क्योंकि आप नेट एसेट मेथड से कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स का कोई भी पेमेंट का अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट इज बैलेंस टू बी पेड इन इक्विटी शेयर्स, ये भी आपका इसके हिसाब से नहीं यहाँ पर आएगा, ये आपकी कैलकुलेशन अलग आएंगे। अब देखिए आप लायबिलिटीज़ कौन कौन सी, जितनी भी लायबिलिटीज़ थी, क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, तब आप क्या करेंगे,
2,25,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स के थे, बिल्स पेबल 35,000 के थे, प्रोविडेंट फंड 1,10,000 का था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड था कुछ और उन्होंने 26,000 पे लिया तो वो आपका आ गया। टैक्स की जो लायबिलिटी थी 40,000, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई थी कि वो एक्चुअली 40,000 रुपीज़ है, आपने वो लायबिलिटीज़ में दिखा दी। 10% डिवेंचर्स आपने दिखा दिए 1 लाख रुपीज़ के जो आपको पेमेंट करनी है। अब इन सबको जब कैलकुलेशंस करोगे तो नेट एसेट लेस नेट लायबिलिटीज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, ग्रीड वैल्यू या फेयर वैल्यू के हिसाब से नेट परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो आपके पास आएगा दैट विल बी 8,66,800। ये टोटल अमाउंट कौन सा आया है? जब आप परचेजिंग कंपनी, इस पर्टिकुलर केस में साक्षी कंपनी, जब भावना लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो क्या है, ये उतना पैसा उसको देगी। Purchasing company would make a payment of 8,66,800 to the selling company। ये आपका अमाउंट ये आता है। अब ये देना कैसे है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कैसे दोगे, या तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आप क्रिएट करोगे, शेयर इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में आप पैसा दोगे, या फिर आप कैश दोगे, इसके अलावा और कोई मोड नहीं होता है। अब आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी पढ़ी थी उसके हिसाब से 5th और 6th एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या दी हुई एडजस्टमेंट, आपको क्वेश्चन कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड इन कैश। जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको आपको कैश पे करना है, और जो बैलेंस है वो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने परचेजिंग कंपनी में शेयर होल्डर बनाना है। 100 रुपये का एक शेयर आपका उसमें है। अब आप बैलेंस शीट देखिए, जो भावना लिमिटेड यानी सेलिंग कंपनी की जो बैलेंस शीट दी हुई है आपको, उसके हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 8 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे 8%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़ की। अब ये आप सब जानते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं उनको तो आपको पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पेमेंट किसको होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। यू हैव 2 लाख रुपीज़ 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 8 लाख रुपये आपके कैपिटल की इक्विटी शेयर की फॉर्म में, इनको आपको पेमेंट करनी है। और टोटल पेमेंट कितनी आपको करनी थी, 8,66,800 की। तो अब आप क्या करेंगे, जो कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी आपको, कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको आपको कैश में देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बैलेंस शीट के हिसाब से कितने थे, 2 लाख रुपए के। इसका मतलब जो टोटल परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 8,66,800, आउट ऑफ दिस अमाउंट 2 lakh rupees is supposed to be paid first to the preference shareholders in the form of कैश। वो मेंशन्ड है आपको क्वेश्चन में, तो आपने कहाँ लिखा नीचे, मोड ऑफ पेमेंट जो आपका है, तो टोटल अमाउंट जो पे करनी है 866,800, उसमें से 2 लाख रुपए आपने कैश दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो आपसे कहा गया था एडजस्टमेंट्स के हिसाब से। बाकी बैलेंस जो आपका था वो किसको देना था, वो परचेजिंग कंपनी में आप शेयर होल्डर्स बना रहे हो उनको बाकी बैलेंस का, और 100 रुपये का आपका एक शेयर है। तो बाकी बैलेंस 8,66,800 में से कितना बचेगा, 6,66,800 का आपका बाकी जो बैलेंस है, उतने अमाउंट के आप इक्विटी शेयर कैपिटल परचेजिंग कंपनी में क्रिएट करके दिखा देंगे, जिसमें कि 100 रुपये का एक शेयर है। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ तो नए जो नंबर होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे इन परचेजिंग कंपनी, द नंबर वुड बी 6,66,800 divided by 100, that will be 6,668। ये हमारे शेयर होल्डर्स परचेजिंग कंपनी में आ जाएंगे। Now I hope this adjustment is clear to everyone. Now we are coming to the next question, which is asking you to calculate the purchase consideration on the basis of net payment method। net payment method जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया पीछे, net payment method में क्या पढ़ाया था कि जो आप शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं, देखिए नेट पेमेंट में क्या बताया था, जो इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश की फॉर्म में या शेयर्स की फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हो। तो इसमें आपको एसेट्स या लायबिलिटीज का कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने शेयर होल्डर्स को, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको कितना पैसा आपने दिया है। दैट वुड बी द परचेज कंसिडरेशन। नाउ पी लिमिटेड के आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2017 को, एंड द शेयर कैपिटल में जो उसका आप नोट्स देखेंगे तो आपको दिया हुआ डिटेल दैट 50 लाख रुपीज़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है व्हेन यू हैव अ शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच, एंड 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 रुपीज़ ईच इज 10 लाख रुपीज़। तो टोटल कैपिटल का मैं बात करूँ तो 60 लाख है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपये की, और 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपकी 10 लाख रुपये की। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो additional information says
T Limited टेक्स ओवर द P Limited। 60 लाख की कैपिटल थी P Limited की, अब T Limited ने उसको परचेज करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए बात की। टेक ओवर जब वो कर रहा है तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया, कंडीशंस परचेज कंसिडरेशन के लिए क्या दी हुई है? 13% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ P Limited, यानी सेलिंग कंपनी की P Limited। तो आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड परचेजिंग एंड सेलिंग कंपनी सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। 13% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी आर डिस्चार्ज्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% by issuing 14% preference shares of 100 rupees each। जो सेलिंग कंपनी में आपने देखा था उसमें 13% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, कितने के? 10 लाख रुपए के। उनको आपने प्रीमियम पे किया 10% का, और अपनी कंपनी में, परचेजिंग कंपनी ने उनको 40 इंस्टेड ऑफ 13%, नाउ द कंपनी हैज कन्वर्टेड देम इनटू 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। तो इसका मतलब जो 10 लाख रुपए उनको पेमेंट करनी थी पहले, वो करी आपने प्रीमियम पे। तो प्रीमियम 10% के हिसाब से कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। टोटल पेमेंट्स टू बी मेड टू दी 13% preference shareholders of the selling company, the net amount comes out to be 10 lakh plus 1 lakh 11 lakh रुपीज़ जो आपको उनको पे करना है। वो 11 लाख रुपए आपने कैसे दिए? वो 11 लाख रुपए आपने दिए जो परचेजिंग कंपनी है उन्होंने अपनी कंपनी में उनको 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना दिया, जिसमें कि शेयर आपका 100 रुपये का एक है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 11 लाख रुपीज़ आपने दिए। और अगर मैं नए शेयर्स की बात करूँ, पहले शेयर अगर 100 रुपये का था और 10 लाख की कैपिटल थी तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000। अब आपने क्या करा? 11 लाख रुपीज़ पे आपने उसकी कैपिटल दिखाई प्रेफरेंस शेयर्स की, और 100 रुपीज़ का एक शेयर अमाउंट है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द परचेजिंग कंपनी, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स वुड बी इंस्टेड ऑफ 10,000 विल बी इट विल बी 11,000 शेयर्स। तो आपने 10,000 लोगों को 11,000 शेयर होल्डर्स बना दिया है। मतलब आपके पास पहले 10,000 शेयर्स थे, अब आपके पास 11,000 शेयर होल्डर्स शेयर्स हैं, जो कि 100 रुपये के हिसाब से। अब देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स जो थे आपके, वो कितने थे? पहले 50 लाख रुपीज़ के थे, 100 रुपये का एक शेयर था। उसमें आपको उनको पेमेंट करनी है। वो आपके लिए क्या कंडीशंस दी हुई थी? The net assets value per equity share of P Limited, that means selling company, is 250 rupees, and of purchasing company it is 400 rupees. Purchasing company T Limited will issue equity shares to satisfy the equity shareholder of the selling company on the basis of intrinsic value. However, the purchase consideration is to be based on the basis of par value only. इसका मतलब ना ही प्रीमियम है और ना ही डिस्काउंट है। 100 रुपये का शेयर 100 रुपये पे ही आप इशू कर रहे हैं, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ कंपनी ने क्या लिया है? इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू में मैंने आपको क्या बताया था? पहले आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपनी की। दैट इज नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जो मेरे एसेट्स हैं उसको मैं अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दूँगी तो मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की पता चल जाएगी। वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि सेलिंग कंपनी की 250 है और परचेजिंग कंपनी की 400 है। इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू उसमें 250 है और एक की कीमत 400 के वो बराबर है। इसको आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? आप जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो सेलिंग कंपनी की जो कैपिटल थी, इक्विटी कैपिटल थी, वो कितनी थी? 50 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपीज़ की जो 50 लाख रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ परचेजिंग कंपनी में इंट्रिंसिक वैल्यू के मेथड के बेसिस पे, तो इट विल बी 50 लाख रुपीज़ इंटू 250 डिवाइडेड बाय 400। तो वो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 31,250। इसका मतलब पहले मेरे पास कितने शेयर्स थे? 50 लाख की कैपिटल थी, 100 शेयर्स थे, 100 रुपये का एक शेयर था। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने थे? 50,000 रुपीज़। अब मैं अगर उसको कन्वर्ट करूँ कि 50,000 शेयर्स जो मेरे पास सेलिंग कंपनी में थे उसको अगर मैं इशू कर रही हूँ परचेजिंग कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करके, उनको इशू करके शेयर्स दे रही हूँ, तो वो मुझे कितने शेयर्स उनको इशू करने चाहिए? तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी परचेजिंग कंपनी की 400 थी और सेलिंग कंपनी की 250 थी। तो अगर मुझे 50,000 शेयर्स को कन्वर्ट करके देना है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, तो क्या करूँगी? 50,000 शेयर्स, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द सेलिंग कंपनी, इनटू द इंट्रिंसिक वैल्यू
in the selling company divided by intrinsic value of the your purchasing company. तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 50,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे पुरानी कंपनी में, सेलिंग कंपनी में, उसकी जो वैल्यू थी वो 250 थी और जो नई कंपनी है वो वर्थ है उसकी 400 रुपीज़. तो आई विल बी गेटिंग द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द सेलिंग कंपनी. तो इंस्टेड ऑफ 50,000 शेयर्स इन द selling company, I'll issue 31,250 equity shares in the purchasing company. सिंपल सी बात है, 50,000 की जगह मुझे उसको सिर्फ 31,250 शेयर्स अगर मैं दे दूंगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल मेरी उतनी रह जाएगी. ठीक है, तो अब आपने क्या करा, 31,250 शेयर्स मैंने अगर इशू किए तो उसके बदले 100 रुपये पे एक शेयर था, तो टोटल मेरा अमाउंट आ जाएगा 31,25,000 रुपीज़. टोटल परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा 42,25,000 which includes 31,25,000 to be paid to equity shareholders and 11 lakh to be paid to preference shareholders. I hope it's clear. Now coming to the next, ये आपको एक सिंपल सा मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ. इंट्रिंसिक वैल्यू में, इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते थे, आपको बैलेंस शीट, आपको बैलेंसेस दिए हुए थे दो कंपनीज के, प्रतीक्षा एंड निधि लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017 को बैलेंसेस आपको दिए हुए थे और आपको प्रतीक्षा लिमिटेड, पी लिमिटेड इज टेकिंग ओवर एन लिमिटेड. तो पी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी हो गई और निधि लिमिटेड इज दी सेलिंग कंपनी. आपको एक्सचेंज ऑफ रेशियो निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. तो इंट्रिंसिक वैल्यू में आपने क्या किया था, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किए थे. अब मैं आपको सिर्फ एक कंपनी का एग्जांपल करके बता देती हूँ ताकि आप दूसरा कर सकते हैं. नाउ इफ आई टॉक ऑफ निधि लिमिटेड, निधि लिमिटेड कौन सी थी, सेलिंग कंपनी. उसके फिक्स एसेट्स थे 1,50,000 के, करंट एसेट्स थे 1 लाख रुपीज़ के, शेयर्स में आपको दिया हुआ था 9,000 शेयर्स थे 10 रुपये पे, इसका मतलब टोटल कैपिटल वॉज 90,000 रुपीज़. और आप जब परचेजिंग कंपनी की बात करेंगे उसमें फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स दिए हुए थे और 20,000 के इक्विटी शेयर्स दिए हुए थे. अब आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, एसेट्स आपको जो जो भी दिए हुए थे वो आप इसमें बनाया हुआ है यहाँ पर, प्रतीक्षा और निधि का. फिक्स्ड एसेट्स 3,50,000, इन्वेस्टमेंट 2,50,000, जो आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं वो सारे आपने एसेट्स के जितने भी एसेट्स थे, रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एसेट इज फिक्स्ड एसेट और वेदर इट इज अ करंट एसेट, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. आपको जितने भी एसेट्स आप ले रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे. तो टोटल एसेट्स की जो फिगर आती है वो पी लिमिटेड के लिए, परचेजिंग कंपनी के लिए 9 लाख रुपीज़ थी और सेलिंग कंपनी के लिए इट कम्स आउट टू बी 2,50,000 रुपीज़. ऐसे ही जब मैंने लायबिलिटीज़ देखी तो लायबिलिटीज़ में मेरे पास डिबेंचर्स थे और करंट लायबिलिटीज़ थी. पी लिमिटेड, प्रतीक्षा लिमिटेड के 3 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी थी और निधि लिमिटेड के मेरे पास 70,000 रुपीज़ की एक्सटर्नल लायबिलिटी आ जाती है. नाउ इफ आई टेक द नेट एसेट्स वैल्यू, नेट एसेट्स क्या होते हैं, ऑल दी एसेट्स एट बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू और अग्रीड वैल्यू. अब यहाँ कोई और नहीं थी तो सारी बुक वैल्यू पे हमने ली, माइनस ऑल दी लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू और अग्रीड वैल्यू. तो सब बुक वैल्यू पे इस क्वेश्चन में आया क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी वैल्यू आपको इन्फॉर्मेशन में नहीं दी हुई थी. तो जब आप नेट फिगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, नेट एसेट्स जब मैंने कैलकुलेट की तो 6 लाख रुपीज़ आई परचेजिंग कंपनी की और 1,80,000 आई सेलिंग कंपनी की. इसको अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ, अब इसको मैंने कन्वर्ट किया इंट्रिंसिक वैल्यू में. इंट्रिंसिक वैल्यू में देखिए बैलेंस शीट में आपको परचेजिंग कंपनी में इक्विटी शेयर्स दिए हुए थे, कितने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हुए थे 20,000 के और परचेजिंग कंपनी में दिए हुए थे 20,000 के और सेलिंग कंपनी में दिए हुए थे 90,000 रुपीज़ के. इसका मतलब इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जब आपके पास आएगी तो परचेजिंग कंपनी में आई 30 रुपीज़ की और सेलिंग कंपनी में आई 20 रुपीज़ की. ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास दो फिगर्स हैं, परचेजिंग और सेलिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 30 और 20, और यू कैन जस्ट ऑल बाइफिकेटेड ऑल्सो 3 और 2 में, और आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 30 एंड 20. अब आप इसका करेंगे कैलकुलेशन एलसीएम का. जब मैं एलसीएम कैलकुलेट करूँगी, ये सब आपको आता होगा एलसीएम का है तो एलसीएम जब आप कैलकुलेट करेंगे 30 और 20 का या 3 और 2 का तो इट विल बी 60 और 6 एज पर योर कैलकुलेशन. 30-20 लेंगे तो 60 आएगा और अगर आप 3 और 2 लेंगे तो इट विल बी 6 एलसीएम. एलसीएम से आप उसको कंपेयर करेंगे. अब देखिए परचेजिंग कंपनी जो आपकी थी प्रतीक्षा लिमिटेड, उसका क्या मतलब था,
उसके लिए आपके जो LCM आया था 3:2 के हिसाब से, LCM मैं अगर 3:2 का डिस्कस कर रही हूँ, 3 और 2 आपकी फिगर्स थी इंट्रिंसिक वैल्यू की। आफ्टर टेकिंग LCM विच इज 6 इन दिस क्वेश्चन, जब कैलकुलेशंस करेंगे तो 6 आएगा। जब आप उनकी फिगर्स को, इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो प्रतीक्षा लिमिटेड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो कितनी आई थी, 3 आई थी। उसको मुझे LCM तक अगर लेके जाना है तो क्या करूँगी, वो आ जाएगी इंटू 2 करके वो 6 हो जाएगी, तो इसका मतलब वो हो गई 2। तो अगर मुझे 6 तक लेके जाना है तो उसके 2 शेयर्स हो गए। और अगर मैं सेलिंग कंपनी की बात करूंगी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 2 थी, तो उसको 6 पे लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 6 रुपीज़ के अगर मैं बात करूँ टोटल वैल्यू अगर 6 है, तो प्रतीक्षा लिमिटेड जो परचेजिंग कंपनी है उसके 2 शेयर्स 6 रुपये के बराबर हैं, और सेलिंग कंपनी के 3 शेयर्स 6 रुपये के बराबर हैं। इस प्रोपोर्शन के हिसाब से 2:3 के हिसाब से आप परसेंट कैलकुलेशंस करेंगे नए इक्विटी शेयर्स कितने आपको रेस करने हैं, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था जहां आपने 250 और 400 आपको दिया था। तो आपने क्या किया था, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 400 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आपने करके नए नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक परचेजिंग कंपनी के 2 शेयर्स सेलिंग कंपनी के 3 शेयर्स के बराबर हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अमालगमेशन होता क्या है, उसमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन जो होती है परचेज कंसिडरेशन की, वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं। अब बात आती है अमालगमेशन की ट्रीटमेंट की। 2 कंपनीज हैं, 2 ज़्यादा हो सकती है, मैं 2 की बात कर रही हूँ। 2 कंपनीज हैं जिसमें मेन क्या है, एक परचेजिंग कंपनी है और एक सेलिंग कंपनी है। तो जो भी कंपनी होगी वो अपने अकाउंट्स में क्या करेगी, अपने बुक्स में रिकॉर्ड भी करेगी ये सब चीज़ें। तो अब हम सबसे पहले कर रहे हैं डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी या वेंडर कंपनी। जो सेल कर रही है उसकी बुक्स में आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं अमालगमेशन का। जैसा कि आप सब को मैंने डिस्कस किया पहले आपके सबके साथ में कि जो सेलिंग कंपनी है या जो अमालगमेशन की बात करते हैं, तो अमालगमेशन में क्या है, प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज अमालगमेट कर रही हैं, कंबाइन कर रही हैं, मिक्स कर रही हैं। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जिसका मेन पार्ट क्या था कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो डिसॉल्व कर जाएंगी और एक नई कंपनी बनेगी। तो इसका मतलब जो भी सेलिंग कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो डिसॉल्व कर रही हैं, इसका मतलब वो लिक्विडेट कर रही हैं। और जो परचेजिंग कंपनी है, जो आपने परचेजिंग कंपनी जो भी होगी वो एक कंपनी, नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, तो वो उसके लिए नया बिजनेस आ जाएगा। तो इसमें आपने टेक्निकली अगर आप बात करेंगे तो एक कंपनी कम से कम लिक्विडेट कर रही है, 1 या 2 से ज़्यादा कंपनीज आपकी लिक्विडेट करेंगी, डिसॉल्व करेंगी, और एक कंपनी आपकी नई बनेगी, तो उसके लिए ऑल टुगेदर नए सारे बुक्स आ जाएंगे। तो जो कंपनीज, अब हम बात करें सिर्फ सेलिंग कंपनीज की, वेंडर कंपनी की, वेंडर कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होगा वो पहले से चल रही थी लेकिन अब लिक्विडेट करेगी। जब अब लिक्विडेट करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने पहले 12th में भी पढ़ा है, डिसॉल्यूशन आपने पढ़ा है, उसमें क्या करते हैं, कंपनी डिसॉल्व होती है तो हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हमारे लिए मस्ट है, सारे अकाउंट्स हमें क्लोज करने होते हैं। सिमिलरली जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ योर सेलिंग कंपनी, सबसे पहले आपके कुछ नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं जो आपको बनाने हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपका अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाएंगे। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इनको आपको क्या करना है, आपको इनको ट्रांसफ़र करके दिखाना था, इनको आपको शेयर होल्डर्स किसका बनाना था, परचेजिंग कंपनी का, इनको पेमेंट करनी थी। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में आप परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, तो इधर इट विल बी परचेजिंग कंपनी अकाउंट और इट में भी ट्रांसफरी कंपनी, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं। उसके बाद में परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर्स भी बनेंगे जो सेलिंग कंपनी के थे, और उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं। तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स इन ट्रांसफरी कंपनी भी बनाना है। पहले देखिए जो रियलाइजेशन के बाद आपने बनाया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किसके थे, सेलिंग कंपनी के थे। अब यहाँ पे आपको उनका भी बनाना है जो परचेजिंग कंपनी में होंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों कंपनीज के बनेंगे, परचेजिंग कंपनी के भी और सेलिंग कंपनी के भी।
सेलिंग कंपनी अपना बैंक अकाउंट भी बनाएगी और अपनी बुक्स में परचेजिंग कंपनी का भी अकाउंट बनता है। ये सारे आपके नेसेसरी अकाउंट्स हैं जो इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी आप बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका आता है डिसोल्यूशन में, जो आप सब पढ़ चुके हैं। रियलाइजेशन में जैसे मैंने बात करी, रियलाइजेशन में मैम स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर ले लो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं एक सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सब क्लियर है। इफ एनी क्वेश्चन टिल नाउ इज, if any question you want to ask, you can just ask me any question. I'll just wait for 2 minutes. अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो जस्ट प्लीज मैसेज मी। हेलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं पीडीएफ यूज़ कर रही हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जब कन्वर्सेशन चेक करेंगे वहाँ पे फाइल मैंने पीडीएफ के टाइप छोड़ा था, हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं पीडीएफ यूज़ कर रही हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ओके। जहाँ हम लोगों ने सेशन छोड़ा था हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं पीडीएफ यूज़ कर रही हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पूछा है अमालगमेशन होता क्या है, शायद आपने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन की है। अमालगमेशन मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ एक लाइन में, कि अमालगमेशन ऐसे हैं जो अलग अलग काम करके फ़ायदा ना उठाकर इकट्ठा अगर काम करेगी तो कंपनी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मिलाकर, सारे रिसोर्सेज को मिला, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से। 5 कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस is properly
अवेलेबल टू यू। आपके स्क्रीन पे मेरे जितना भी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वो आपको सही से प्रेजेंट होकर आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट लिखी है कि उनके पास वो जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वो क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है, उसमें ब्लर करके आ रहा है। तो मेरे एंड से वो क्लियर है, मे बी कि आपके शायद नेटवर्क जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बजाय क्वेश्चन के मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ताकि आप, क्योंकि हर क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी। आई जस्ट किए हुए हैं, ये आप लोगों के साथ मैंने कन्वर्सेशन में चैटिंग में ऐड की हुई है, फाइल अटैच की हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बजाय क्वेश्चन के मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ताकि आप, क्योंकि हर क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी। आई जस्ट डिस्कस दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आप हम लोग जो कर रहे थे सेलर की बुक्स में। पहला स्टेप में आपने सारे नेसेसरी अकाउंट्स बनाए। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि अमालगमेशन में दो कंपनीज या दो से ज़्यादा कंपनीज डिसॉल्व करेंगे तो इसका मतलब डिसोल्यूशन है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच ऑफ डिटेल, क्योंकि आई होप कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन में 12th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो all the assets are to be transferred, all the liabilities are to be transferred in your realization account। और आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जब आप कैश और बैंक की बात करते हैं, जो आपके बैलेंस शीट में कैश और बैंक बैलेंस दिया होता है, वो आप जब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो उस टाइम पे आपको सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम अमालगमेशन की बात कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। अगर नेचर परचेज का है, इफ इट इज़ एन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो जो सेलिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी के जो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है, वो रियलाइजेशन में सिर्फ तब ही जाएगा जब वो परचेजिंग कंपनी उसको टेक ओवर कर रही है। लेकिन अगर वो नेचर उसका है मर्जर का, तो मर्जर की कंडीशन ही सबसे पहले ये थी कि मर्जर तभी माना जाएगा जब उसके के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज परचेजिंग कंपनी टेक ओवर करती है। इट इज़ मैंडेटरी इन टू बी ट्रीटेड एज द नेचर ऑफ मर्जर। अगर वो मर्जर का केस है तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक सेलिंग कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो दी एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू एसेट्स अकाउंट, और लायबिलिटीज़ हैं तो लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद आपने जब बिजनेस को परचेज किया, परचेज कंसिडरेशन की होगी, तो सेलिंग कंपनी को वो पैसा मिलेगा अमाउंट से। तो वो आपको अभी तक पैसा मिला नहीं है, लेकिन जब वो पैसा मिलेगा तो वो आपने उसकी लायबिलिटी शो कर दी कि मैंने, अगर मैं सेलिंग कंपनी हूँ तो मेरे लिए वो एसेट हो जाएगा, और परचेजिंग कंपनी के लिए वो लायबिलिटी हो जाएगी कि मुझे इतना पैसा अभी देना है। तो ये हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, सेलिंग कंपनी की। सेलिंग कंपनी जब अपनी बुक्स में उसको दिखाएगी रियलाइजेशन में, तो उतना पैसा उसके पास आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन विद द एंट्री ऑफ ट्रांसफरीज कंपनी अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री अगर मैं बात करूँगी तो क्या आ जाएगी, ट्रांसफरीज कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब रियलाइजेशन में आपने इसको क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप होता है जब आप लिक्विडेट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। इन द केस ऑफ अमालगमेशन, जब लिक्विडेट करोगे तो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होंगे उसके दो केसेस हो सकते हैं। या तो वो सेलिंग कंपनी पे कर रही है और बियर कर रही है, एक होता है पे करना और एक होता है बियर करना। पे करने के बाद रीइंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर सेलिंग कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे भी कर रही है और बियर भी, वो खर्चा भी उसका वही उठाएगी पे करने के साथ में, तो एंट्री आपकी आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर परचेजिंग कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को बियर करेगी तो आपके लिए एंट्री क्या आएंगी, परचेजिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें कि आप ये दिखा रहे हो पेमेंट बाय दी ट्रांसफर कंपनी, लेकिन वो बाद में रीइंबर्स होकर आपको मिल जाते हैं। और उसके टाइम पर जब आपने जब एक्चुअली रिसीव कर लिया, वो पैसा दिया आपने पहले, तो आपने एंट्री क्या करी थी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, जब आपने डायरेक्टली दिया और आपने बियर किया पर सेलिंग कंपनी ने। लेकिन अगर परचेजिंग कंपनी अगर उसको बियर करेगी और रीइंबर्स करेगी तो आपके लिए एंट्रीज दो आ जाएंगी, परचेजिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, वो आपके लिए लायबिलिटी, आपके लिए एसेट हो जाएगा, आपको उनसे पैसा मिलेगा। और उसके लिए दूसरी एंट्री, जब आपको एक्चुअली पैसा मिल जाएगा तो आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट या परचेजिंग कंपनी अकाउंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एक जगह परचेजिंग कंपनी अकाउंट लिखा है, एक जगह ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट लिखा है। यू कैन यूज ईदर ऑफ द टर्म्स।
अगर ट्रांसफरी कंपनी, सेलिंग परचेजिंग कंपनी अगर एक्सपेंसेस पे कर रही है तो ट्रांसफरर कंपनी के केस में कोई भी अमाउंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती। इसके बाद जो भी परचेजिंग कंपनी एसेट्स को नहीं लेती है, अगर वो लेगी तो वो परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट में ही आ गया जो आपने एंट्री कर दी है ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन के। लेकिन अगर कोई भी एसेट या लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, परचेज का केस हो गया, इन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो इस तरह से ही आपको सेग्रीगेट करके एज पर दी सिचुएशन, एज जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसकी सिचुएशन के हिसाब से आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। In case any asset or liability which is not being taken over by the purchasing company, it has to be transferred to realization account. तो अगर asset है तो आप क्या करेंगे, एसेट को आप बेच देंगे, सेलिंग कंपनी एसेट को बेच के पैसा ले आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वो ही लायबिलिटी की पेमेंट अगर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद जो आपका स्टेप इसमें आता है वो आता है जो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे, कैपिटल में शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा देते हैं। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब आप पेमेंट करेंगे तो इट कैन बी एट द फेस वैल्यू, इट कैन बी एट द प्रीमियम और इट कैन बी एट द डिस्काउंट। तो पहले आप उसकी लायबिलिटी को रेज करेंगे। तो वो लायबिलिटी आप कैसे रेज करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। लेकिन अगर वो फेस वैल्यू है तो ये एंट्री आएगी, प्रीमियम होगा तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रीमियम का जो भी अमाउंट होगा या डिस्काउंट पे अगर होगा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट पे चला जाएगा। एज यू ऑल कैन सी ऑन दी स्क्रीन, आपके पास तीन एंट्रीज आपको विजिबल होंगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी मैंने रेज की है। तो या तो फेस वैल्यू है तो सिंपल आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रीमियम है तो रियलाइजेशन अकाउंट में उतना बैलेंस प्रीमियम का डेबिट में चला जाएगा, और डिस्काउंट है तो वो आपके लिए चला जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी थी वो आपने रेज की है, अभी तक पे नहीं की है। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप क्लोज करेंगे जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डेबिट या क्रेडिट जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा विच हैज़ बीन शोन एज दी स्टेप 9। इसके बाद जब आप परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट की बात करेंगे तो जो आप पेमेंट करेंगे वो कौन कर रहा है पेमेंट, परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने अभी तक आपको जो पेमेंट की है वो कौन कौन से उस तरीके से करेगा, या तो शेयर्स की फॉर्म में करेगा या कैश की फॉर्म में करेगा। तो जो सेलिंग कंपनी है, मेरे पास अगर मैं सेलिंग कंपनी हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन का जो टोटल अमाउंट होगा वो बैंक या कैश की फॉर्म में या शेयर्स की फॉर्म में आएगा। ये इसकी कैलकुलेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो भी परचेज कंसिडरेशन का टोटल अमाउंट होगा वो मुझे कहाँ से मिलेगा, परचेजिंग कंपनी से। तो वो मैं क्रेडिट कर दूंगी अपनी बुक्स में, और पैसा जिस भी फॉर्म में आएगा उस अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। मान लीजिए तीनों ही अगर फॉर्म्स हैं पेमेंट के, तो बैंक अकाउंट डेबिट, परचेजिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। मान लीजिए अगर उसमें प्रेफरेंस शेयर्स नहीं वो देता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। तो वट एवर दी मोड इज बीइंग taken care of by the purchasing company is used by the purchasing company, वो शेयर्स चाहे इक्विटी शेयर्स हैं चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कैश है वो आप डेबिट करके परचेजिंग कंपनी से परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से सेग्रीगेट करके दिखा देंगे। इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको आप पेमेंट करेंगे। इससे पहले जो मैंने दिखाया था उसमें आपने क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने क्लेम जो उनका बनता था वो आपने दिखाया था, पेमेंट नहीं की थी। अब आप उनको लायबिलिटी क्रिएट की थी, रेज की थी। अब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके लिए लायबिलिटी थी, सेलिंग कंपनी के लिए तो लायबिलिटी थी क्योंकि उतना पेमेंट करना था। अब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगी क्योंकि आई एम मेकिंग दी पेमेंट्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर मैं कैश के फॉर्म में दे रही हूँ, और अगर उनको मैं परचेजिंग कंपनी में शेयर्स दे रही हूँ, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या दोनों, तो एंट्री के साथ में क्या आ जाएगी, टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपके साथ PDF फाइल शेयर में कर रही हूँ उसमें एडजस्टमेंट्स टोटल में लिखी हुई हैं, आपको उसमें से देखना है कि सिचुएशन कौन सी है। अगर आप पेमेंट एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ कैश में कर रहे हो
कुछ और नहीं कर रहे हो, तो आपकी एंट्री आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप उनको कहते हो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी बना रही हूँ मैं परचेजिंग कंपनी में, और जो बैलेंस फ्रैक्शनल फिगर था उसका मैं कैश दे रही हूँ। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। इस तरह से आपको ये एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद जो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स हैं, जो आप इक्विटी, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो पैसा दे दिया बैंक के कैश के फॉर्म में या शेयर्स के फॉर्म में। अब बाद में अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप किसको देते हैं लास्ट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, वो आप उसमें से यूज़ करके आप उसको पेमेंट करेंगे। तो अब आपने क्या करा, कैपिटल रेज, आपकी जो लायबिलिटी है वो आप रेज करके दिखाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, आप कितना कितना पैसा कहाँ से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो टेंटेटिव कुछ एंट्रीज लिखी हैं डेबिट करके, जो क्वेश्चन आपका जिस तरह से आपको एंट्रीज दे रहा है आप उस हिसाब से इसको करेंगे, सारी नहीं आएंगी, डिपेंड करते हैं इस क्वेश्चन में, सिचुएशन में कौन कौन से आपके पास अकाउंट्स हैं। तो इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये आपका आएगा। बाकी जितने भी रिजर्व्स हैं अगर आपके पास हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम अकाउंट, ये सारा आप उसकी पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, रिजर्व्स अवेलेबल हैं, वो वाले अकाउंट्स यहाँ पे डेबिट होकर आ जाएंगे लायबिलिटीज रेज करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो इन दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री यू हैव बेसिकली रेज्ड the liability towards your equity shareholders with the help of capital or in the form of different reserves you may have. इसके बाद लास्ट में आप इनको पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आपकी लायबिलिटी थी, वो आपने पिछली अकाउंट जर्नल एंट्री में रेज की थी, अब आप उसको पेमेंट करेंगे, जो टोटल पेमेंट आप कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट, कैश में जितना भी आप दे रहे हैं, और टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बना रहे हैं, तो जितने के भी बनेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि जब मैंने आपसे मेथड्स, जब कंडीशंस की बात की थी, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर, उसमें पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन यही थी कि जो सेलिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी के एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स वुड बिकम द शेयर होल्डर ऑफ योर परचेजिंग कंपनी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो मेरे सेलिंग कंपनी के थे वो टोटल अमाउंट ड्यू दिखाया, उसमें से जो मैंने कैश दिया उनको वो आ गया, बाकी मैंने उनको अपना परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस एंट्री वुड बी एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट डन with the equity shareholders. Now these all are the entries which you have done in the books of the transferor company, seller company. I hope कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेलिंग कंपनी का क्लियर है। अगर इसमें अगर किसी को डाउट है तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ सेकेंड, वेटिंग फॉर अ मिनट। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क मी। करेगी उस टाइम पे उसको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो अमालगमेशन कौन से नेचर का है, इफ इट इज़ अ नेचर ऑफ मर्जर या वो नेचर ऑफ परचेज का है। अगर वो नेचर ऑफ मर्जर का है तो उस पर जो मेथड अप्लाई होगा वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगा। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट का इन जनरल का क्या मतलब रहता है, पूलिंग का क्या मतलब है, इकट्ठा करना, कंबाइन कर देना, और इंटरेस्ट का मतलब है कि मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट था। तो दो कंपनीज जब अमालगमेट करती हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर, वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि किसी के पास या तो एक्सपीरियंस है, किसी के पास रिसोर्सेज हैं, एक के पास एक्सपीरियंस है रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं उन चीज़ों का नुकसान भी होता है जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं। तो वो कंपनीज आपस में क्या कर रही हैं, वो कहते हैं कि हम दोनों अगर मिल जाएं तो हम कंपनी, एक नई कंपनी अगर बना के इकट्ठा काम करेंगे तो हम दोनों को ही फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो हम मिल जाते हैं। जब मेरा भी इंटरेस्ट क्या था, कंपनी बढ़ाना, एक्सपेंशन करना, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना। अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं वो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, अच्छे से उसको ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पा रहा है रिसोर्सेज की यूज़ में, तो वो क्या करेगा, उसका भी इंटरेस्ट है कि यार मेरे पास अगर टेक्निकल नो हाउ तो है लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं हैं जो कि दूसरी कंपनी में है। तो मेरा भी इंटरेस्ट ये था कि अगर मैं उसको अपने साथ काम करने के लिए ले आऊँ तो मेरी कंपनी भी बहुत अच्छे से ग्रोथ पे जा सकती है। आई कैन ग्रो, आई कैन एक्सपैंड, आई कैन हैव द प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है
कि 2 या 2 से ज़्यादा जो एंटिटीज़ इकट्ठा जुड़कर काम कर रही हैं, तो जाहिर बात है कि उनका कोई ना कोई तो इंटरेस्ट है। तो वो केस हो गया मर्जर का, जिसमें कि कुछ जो कंपनीज कंबाइन हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, आपस में एक कंपनी बनकर काम कर रही हैं, उनका कुछ ना कुछ आपस में इंटरेस्ट था, पर्सनल इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इफ इट इज़ इन केस ऑफ मर्जर देन द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड विल बी अप्लाइड, और अगर परचेज है तो उसके लिए सिंपल परचेज मेथड आपके लिए लगेगा। जैसा कि हम आप डिस्कस कर चुके हैं, मर्जर कब है और परचेज कब है। परचेज अगर मर्जर की अगर मैं बात करती, जो कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अगर कुछ स्टूडेंट्स लेट आए हैं क्लास में तो उनके लिए दोबारा से रिपीटेशन थोड़ा सा हो जाएगा। तो मर्जर के केस में आपने क्या किया था, ऑल दी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। अमालगमेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज लिक्विडेट करेंगी और एक नई कंपनी फॉर्म करेगी। तो उसमें लिक्विडेशन भी है, डिसोल्यूशन भी है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी भी है अमालगमेशन का, चाहे वो परचेज का केस है चाहे वो कोई भी केस है। ठीक है, अब आप अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की या रिजर्व्स की बात करेंगे, मर्जर के केस में ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड एसेट रिजर्व्स आर टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू और विच इज़ देयर इन दी बैलेंस शीट। मगर परचेज की अगर मैं बात करती हूँ तो परचेज में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ ही आप लेते हो। परचेजिंग कंपनी सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ लेगी, रिजर्व्स नहीं लेगी, और उसमें भी मैंडेटरी नहीं है कि सारे ही एसेट्स या सारी लायबिलिटीज़ लेंगे। इफ़ इट इज़ अ नेचर ऑफ परचेज देन द परचेजिंग कंपनी हैज़ द ऑप्शन कि वो कौन सा एसेट या कौन सी लायबिलिटी को किस वैल्यू पे टेक ओवर करना चाहती है। इफ इट इज़ अ केस ऑफ मर्जर, ऑल थिंग्स, ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। लेकिन अगर परचेज है तो परचेजिंग कंपनी के पास ही ये ऑप्शन होती है कि वो कौन सा एसेट या लायबिलिटी को टेक ओवर करेगी और किस प्राइस पे वो करना चाहती है। तो दे कैन हैव द म्यूचुअल कंसेंट कि मैं इस अग्रीड वैल्यू पे, गेस फेयर वैल्यू पे मैं ये वाली एसेट और ये लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहा हूँ। जब हम मर्जर की बात कर रहे थे तो मर्जर में जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो परचेज सेलिंग कंपनी है उसके एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर शेयर होल्डर्स सेलिंग कंपनी के, परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं बनते हैं देन इट वुड बी द केस ऑफ दी परचेज। ठीक है, फिर मर्जर का नहीं होगा। अब जब मर्जर की बात कर रही हूँ तो परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल में अगर कोई डिफरेंस है तो वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट, कैपिटल रिजर्व में या रेवेन्यू रिजर्व में एडजस्ट होता है। परचेज कंसिडरेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो पेमेंट है जो सेलिंग कंपनी को मिलती है परचेजिंग कंपनी से। देयर मे बी अ डिफरेंस, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे पहले, जब इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके पास पहले 50 लाख की कैपिटल थी और फिर बाद में आपने 31,250 कुछ आपने कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे, तो कैपिटल रिड्यूस हो गई थी। तो जब आप परचेज कंसिडरेशन की बात करते हो तो शेयर कैपिटल जो आपकी सेलिंग कंपनी की है उसमें, और जो परचेज कंसिडरेशन उनको पैसा मिलता है शेयर्स की या कैश की फॉर्म में, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो in case there is a difference between these two figures then the difference will be adjusted in capital reserve and revenue reserve. लेकिन अगर परचेज का केस है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज अगर होता है और उसमें नेट एसेट्स में और परचेज कंसिडरेशन में डिफरेंस है तो वो कैपिटल रिजर्व और गुडविल से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप परचेज, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बात करते हैं, मर्जर की बात करते हैं, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अब देखिए अमालगमेशन में लिक्विडेशन तो होगा पक्का, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होंगे। जब हम मर्जर की बात करते हैं, केस ऑफ मर्जर अगर हम बात करते हैं, तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं परचेजिंग कंपनी ने वो आप जनरल रिजर्व या सरप्लस ऑफ परचेजिंग कंपनी के अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं। परचेजिंग कंपनी अपने जनरल रिजर्व से या सरप्लस के अकाउंट से लिक्विडेशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को रिइंबर्स कर उसमें एडजस्ट करके दिखा सकती है। और जब हम अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज करेंगे तो एनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड रिइंबर्स्ड आर डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट। एक में मर्जर के केस में आपने जनरल रिजर्व या सरप्लस से एडजस्टमेंट की लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की, लेकिन अगर वो परचेज का केस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर परचेजिंग कंपनी दे रही है तो वो अपने गुडविल अकाउंट में एडजस्ट करके दिखाएगी। इसके बाद जब आप मर्जर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स इन सेलिंग कंपनी आर गिवन ओनली शेयर्स इन दी परचेजिंग कंपनी। आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ शेयर्स या कैश, फ्रैक्शनल अगर होगा तो कैश देंगे,
लेकिन अगर परचेज का केस है तो उसमें आप शेयर्स, डिवेंचर्स या कैश दे सकते हैं। इसके बाद अब एक छोटा सा आप देखिए क्वेश्चन जो मैंने इसमें एग्जाम्पल, शेयर कैपिटल जो सेलिंग कंपनी की थी वो 7 लाख रुपीज़ की थी। परचेज कंसिडरेशन जो कैलकुलेट करके आई वो 8,70,000 रुपीज़ की थी। तो इसका क्या मतलब है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,70,000 बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड द शेयर कैपिटल ऑफ द सेलिंग कंपनी। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया तो वो आप कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व से, सरप्लस से, जनरल रिजर्व से आप उसको एडजस्ट करके परचेजिंग कंपनी दिखाएगी। तो आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस है परचेजिंग कंपनी विल मेक पेमेंट ऑफ 8,70,000 रुपीज़ और उसके बदले में क्या है 7 लाख रुपए के आपके पास वैल्यू आई थी। तो जो 1,70,000 रुपीज़ का एक्सेस आप पे कर रहे हो, परचेजिंग कंपनी जो एक्स्ट्रा पे कर रही है शेयर सेलिंग कंपनी को, वो आप कहाँ कहाँ एडजस्ट करोगे, वो मैंने 45,000 मेरे पास कैपिटल रिजर्व थे, मैंने वहाँ से एडजस्ट कर दिया, जनरल रिजर्व से 75,000 एडजस्ट कर दिया, सरप्लस से मैंने एडजस्ट कर दिया 40,000 रुपीज़। अगर मान लीजिए यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अमाउंट सफिशिएंट नहीं था तो आपने जो बाकी डिफरेंस था 1,60,000 आपके पास रिजर्व से आ गया था और एडजस्ट आपको करना था 1,70,000। तो लास्ट में ये जो आपका डिफरेंस 10,000 रुपये बचता है तो आप क्या करेंगे, उसको कैपिटल रिजर्व से जो परचेजिंग कंपनी का था वो दिखाया। बाकी आपने पहले एडजस्टमेंट कहाँ करी, जो रिजर्व्स थे सेलिंग कंपनी के, उन सारे रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस से आपने एडजस्ट किया और उसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो परचेजिंग कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट से उसको एडजस्ट करके दिखा देगी। तो जो अगर परचेजिंग कंपनी की बात करती हूँ तो परचेजिंग कंपनी 15,000 रुपीज़ का कैपिटल रिजर्व मेंटेन की हुई थी। अब उसके पास जो एडिशनल था वो 10,000 और एडजस्ट करना था। तो अब जब कंपनी बुक्स बनाएगी अपनी तो उसमें कैपिटल रिजर्व में 15,000 में से 10,000 और एडजस्ट करके नेट अमाउंट जो दिखाएगी वो 5,000 का दिखाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आप देखिए पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो आप कौन कौन सी एंट्रीज ट्रांजेक्शन्स करेंगे इन परचेजिंग बुक की, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसफरी कंपनी क्या है, एक नया बिजनेस बना रही है, टेक ओवर कर रही है या मर्ज कर रही है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन के लिए वो एंट्री दिखाएगी, जो भी अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का होगा वो उसको किसको देना है, जो सेलिंग कंपनी के लिक्विडेटर्स होंगे। अब जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होता है जो परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को देती है तो वो किसके थ्रू देती है, लिक्विडेटर्स के थ्रू। अब लिक्विडेटर्स किसके हैं, सेलिंग कंपनी के। तो वो मेरी अगर मैं परचेजिंग कंपनी मेरी है तो मैं अगर अपनी बुक्स में दिखाऊंगी तो मेरे पास क्या आया, एक बिजनेस आ गया, मैंने बिजनेस परचेज किया और उसके बदले में मेरी लायबिलिटी किसके थ्रू है, मुझे पेमेंट किसको करनी है, जो सेलिंग कंपनी के लिक्विडेटर्स हैं, तो वो मेरी लायबिलिटी हो गई। तो मैं अगर बुक्स में एंट्रीज करूंगी तो क्या करूंगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इसके बाद जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, रिजर्व्स हैं जो टेकन ओवर हैं बाय द परचेजिंग कंपनी, तो अगर मैं मेरी परचेजिंग कंपनी, मेरे पास मैंने एसेट्स सेलिंग कंपनी के ले लिए और लायबिलिटीज़ भी ले ली, तो लायबिलिटी तो मुझे पे करनी पड़ेंगी। बिजनेस मैंने परचेज कर लिया तो जो मैंने पहली एंट्री की थी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स और ट्रांसफरर विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अब मुझे उसमें क्या दिखाना है कि कितने मेरे पास एसेट्स हैं और कितनी मेरे पास लायबिलिटीज़ हैं विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स का ही मैंने टेक ओवर किया होगा। तो अब यहाँ पे आप मैंने क्या किया, जो परचेज कंसिडरेशन का टोटल अमाउंट था इट हैज़ बीन बाइफिकेटेड इन द फिगर्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स। तो जितने भी एसेट्स मैंने लिए होंगे उन सब के अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, जितने भी लायबिलिटीज़ मैंने टेक ओवर की होंगी वो, प्लस जितने भी रिजर्व्स मैंने एडजस्टमेंट्स की होंगी वो सारे उनको क्रेडिट करके बाकी डिफरेंस मेरा बिजनेस परचेज में चला जाएगा। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू ऑल द रिजर्व्स इफ एनी टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अब इसमें जो इसके बाद आपके इसमें आ जाता है जब मैं उनको पेमेंट कर रही हूँ। पहली एंट्री मैंने क्या की थी, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से लिक्विडेटर्स को मैंने अपनी लायबिलिटी शो करके रेज कर दिया था। सेकेंड एंट्री मैंने की जहाँ मैंने एसेट्स, लायबिलिटीज या रिजर्व्स को टेक ओवर किया। नाउ थर्ड एंट्री वुड बी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी वुड बी रिगार्डिंग दी पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जब एक्चुअली मैं पैसे दे रही हूँ। जब मैं उनको पैसे दूंगी तो या तो मैं शेयर्स की फॉर्म में दूंगी या मैं उनको बैंक कैश के थ्रू दूंगी, तो मेरे पास से कैपिटल मेरी बढ़ जाएगी
शेयर्स अगर मैं इशू कर रही हूँ और बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा और लिक्विडेटर्स जो मेरी लायबिलिटी थी उनकी पेमेंट हो जाएगी। तो लायबिलिटी अगर पे कर रही हूँ तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी मतलब सेलिंग कंपनी जो थी, तो उनके लिक्विडेटर्स को मैं पैसा दे रही हूँ, वही लायबिलिटी थी। तो लिक्विडेटर्स ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो भी मुझे उनको देना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ एनी, टू बैंक अकाउंट इफ एनी। जो भी आपका मोड है परचेज कंसिडरेशन पे करने का, उसके हिसाब से वो अमाउंट आपका क्रेडिट होकर कैपिटल अकाउंट में या बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब इसमें एक एडजस्टमेंट आ सकती है कि जो आपने शेयर्स इशू किए हैं या तो वो प्रीमियम पे है या वो डिस्काउंट पे है। मान लीजिए सेलिंग कंपनी का जो शेयर था वो 100 रुपये का था, आपकी जो कंपनी का शेयर है वो भी 100 रुपये का है, लेकिन आप इसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो या आप उसको प्रीमियम पे दे रहे हो। तो जो भी केस होगा, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उतने अमाउंट से लिक्विडेटर्स का अमाउंट डेबिट कम हो जाएगा। और अगर आप प्रीमियम पे दे रहे हो तो प्रीमियम आपके लिए क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो एंट्री विल बी ईदर ऑफ डिस्काउंट और प्री सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट या क्रेडिट रिस्पेक्टिवली एज पर दी सिचुएशन इज। और अगर पार पे है, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये पे ही इशू कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिक्विडेटर्स अकाउंट ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, जिस फॉर्म में आप पैसा पे कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन। अब इसके बाद देखिए अगली एंट्री किसकी आएगी, डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स कंपनी की डिबेंचर होल्डर्स लायबिलिटी होती है, तो उनको भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, डिबेंचर्स जो होंगे सेलिंग कंपनी के, उनको आप पे कर रहे हो, तो आप एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर्स ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, या आपकी लायबिलिटी थी आपने पे कर दी क्योंकि लायबिलिटी टेक ओवर की थी। उसके बाद अगर आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बना दिया उनको, तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, टू डिबेंचर्स अकाउंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, परचेजिंग कंपनी का यहाँ पर आ जाएगा। और अगर वो प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, और डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट साइड पे, जो भी केस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो अदरवाइज अगर वो पार पर है, डिबेंचर्स में कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं है, तो एंट्री आएगी डिबेंचर्स ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट। आपको ये अमाउंट आ जाएगा जो डिबेंचर होल्डर्स को आप पे कर रहे हो। इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफरर कंपनी भी दे सकती है और ट्रांसफरी कंपनी भी देती है। अगर परचेजिंग कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बेयर करेगी तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मेरा बैंक से पैसा चला जाएगा क्योंकि मैंने पैसे दे दिए और वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में मेरे अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया। और इसके साथ में दूसरी एंट्री कहाँ करूँगी, मैं इसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो मैंने बियर करे वो कहाँ से एडजस्ट करूँगी, वो पैसा कहाँ से निकालूंगी, वो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने बैलेंस शीट में दिखाया था वहाँ से एडजस्ट करूँगी। तो एक एंट्री मैंने की लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब आपने पे किया, और उसको मैंने कहाँ से एडजस्ट किया, वो मैंने रिजर्व से किया, तो जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। ये सारी की सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स या आपकी एंट्रीज बनेंगी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपके उसमें आएंगे। आई होप कि ये आपको ट्रांजेक्शन्स क्लियर है। इसके बाद आपका आता है परचेज का मेथड। परचेज मेथड अगर है, वो पहले जो हमने किया था वो मर्जर का केस था, अब आता है अगर वो परचेज का केस है। परचेज के केस में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज़ लेना ज़रूरी नहीं होता है, आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन्स, वो एसेट्स या लायबिलिटीज़ शो करनी है जो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है किसी भी अग्रीड वैल्यू या फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू हो सकती है अगर नहीं कुछ दिया तो सबसे पहले जब बिजनेस आप परचेज करोगे तो सेम एंट्री आएगी, आपने बिजनेस परचेज किया तो इट इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। आपने लिक्विडेटर्स जो हैं परचेज सेलिंग कंपनी के, उनको अपनी लायबिलिटी शो किया और उनसे एक बिजनेस परचेज कर लिया विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इसके बाद आप सारे एसेट्स लायबिलिटीज आप वो दिखाएंगे जो आपने बुक वैल्यू, अग्रीड वैल्यू या फेयर वैल्यू पे टेक ओवर किया है। तो आपने एंट्री करी एसेट्स अकाउंट डेबिट to liabilities to debentures in the selling company which you have taken over if any to business purchase account with the amount of purchase consideration. Now there may be a difference in the purchase consideration and the figures, तो वो आपकी adjustments कहाँ जाएंगी, अगर आपने मान लीजिए पैसा ज़्यादा दिया है,
जो आपने एसेट्स थे आपके, जो आपने टेक ओवर किए, लायबिलिटीज़ में जो डिफरेंस है वो मान लीजिए अगर अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने बिजनेस की गुडविल के नाम के पैसे दिए हैं, तो वो आपकी यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। और अगर आपने कम दिया है तो दैट विल बी एडजस्टेड इन द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, तो इन केस द परचेज कंसिडरेशन अमाउंट एंड द नेट एसेट्स टेकन ओवर, उसकी जो फिगर है उन दोनों में डिफरेंस है, तो इट विल बी एडजस्टेड ईदर टू गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट एज द केस में बी। अगर ज़्यादा दिया है तो गुडविल के नाम के दिए होंगे, अदरवाइज आप कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हम परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिक्विडेटर्स को पे करेंगे। तो हमने पहले लायबिलिटी क्रिएट की थी, तो लिक्विडेटर्स ऑफ सेलिंग कंपनी को हमने लायबिलिटी शो करके क्रेडिट दिखाया था, अपनी बुक्स में क्रेडिट किया था। अब उसको पेमेंट करेंगे तो वापस से उसको डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री वुड बी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो लिक्विडेटर्स जो भी हैं उनको आप जैसे जैसे भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी मोड है आपका परचेज कंसिडरेशन का, वेदर इट्स अ शेयर कैपिटल और वेदर इट्स अ कैश, जो भी है आपका, उसको जर्नल एंट्री आपकी आएगी लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर शेयर्स आपने डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू किए हैं तो उसकी भी एडजस्टमेंट कोई ना कोई, डिस्काउंट अगर है तो डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, जो भी आपका केस क्वेश्चन में दिया होगा। इसके बाद आप अगर नॉन करंट एसेट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट में रिजर्व्स या सरप्लस दिए होते हैं, कभी कभी आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स दिए हुए होते हैं बैलेंस शीट में। नाउ व्हाट यू मीन बाय स्टैट्यूटरी रिजर्व्स? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो आपने स्पेसिफाई किए होते हैं, मेंशन किया होता है कि पर्टिकुलरली इसी काम के लिए आप उसको यूज़ करेंगे। जैसे कभी कभी आप रिजर्व्स प्रॉफिट का हिसाब डालते हैं एक रिजर्व में, विच इज़ डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इट कैन बी टी डेवलपमेंट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। तो वो आपके लिए जो रिजर्व में आपने जो भी पैसा डाला होता है वो उसी पर्पस, जो आपने पर्पस मेंशन किया उसी पर्पस के लिए वो यूज़ होता है। अगर मान लीजिए आपने कोई इस तरह का स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, सेलिंग कंपनी ने अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो वो उसी के लिए यूज़ होगा। और कंपनी के लिए लीगली कंप्लायंस, कंपनी को लीगली उसको कुछ जो भी जितने भी फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बनाया जाता है उतना ही उसको वो फॉलो करना पड़ता है। अब उस मान लीजिए आपने कोई एक डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व बनाया 5 साल के लिए और 2 साल के बाद कंपनी मर्ज कर परचेज कर कोई और कंपनी परचेज कर लेती है, तो जो कंपनी परचेजिंग कंपनी है उसको फिर उसके लिए या तो रिवर्स है उतने ही टाइम को कंटिन्यू करना पड़ेगा। मान लीजिए सेलिंग कंपनी ने 5 साल के लिए डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व बनाया, 2 साल के बाद वो कंपनी किसी और ने परचेज कर ली, तो अभी डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जो 5 साल के लिए बनाया था उसमें से 2 ही साल 3 साल और अभी रहते हैं, तो जो परचेजिंग कंपनी होगी दैट विल कंटिन्यू दैट रिजर्व पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी रिजर्व टिल दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ फिक्स्ड ईयर्स। वो उसको मैंडेटरी होता है, वो 5 साल पूरा उसको करना पड़ेगा, तो 3 साल और उसको वो पूरे करने पड़ेंगे। और उसके बाद जैसे ही उसका टाइम पूरा हो जाएगा उसको वो रिजर्व जो भी होगा उसको रिवर्स एंट्री से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप एंट्री क्या करेंगे? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट व्हेन द टाइम इज ओवर, तो आप उसको रिजर्व को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद आप एंट्री करते हैं डिबेंचर्स को जो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स को आप कैश भी दे सकते हैं, आप इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हैं, आप उसको प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं, और आप उनको डिबेंचर्स भी आज आप जो पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को उसके लिए आप कैश या शेयर्स भी दे सकते हैं। तो अब आपने अगर जेन्युइन एंट्री करनी है तो आप क्या करोगे? डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हो सेलिंग कंपनी के, तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी खत्म करने के लिए व्हाट यू डू इज डिबेंचर्स इन ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। अगर मैंने डिबेंचर होल्डर सेलिंग कंपनी के जो थे उनको मैंने परचेजिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स बना दिया, टोटल अमाउंट, तो मेरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स इन ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अब मान लीजिए मैंने उनको डिबेंचर्स को भी बना, डिबेंचर होल्डर्स भी बना दिया और उनको कुछ कैश भी दे दिया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर्स इन सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना मैंने कैश दिया होगा और जितना मैंने डिबेंचर होल्डर्स में कन्वर्ट किया होगा, तो टू डिबेंचर्स इन डिबेंचर होल्डर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अब मान लीजिए उनको मैंने शेयर कैपिटल भी दे दी साथ में, उनको मैंने बोला आप शेयर होल्डर्स बनना चाहते हो तो आप शेयर होल्डर्स में भी कन्वर्ट हम आपको कर सकते हैं, तो आपके लिए वहाँ एंट्री आ जाएगी टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
और अगर शेयर्स में उनको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ या उसमें डिवेंचर्स को भी मैं डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर होल्डर्स नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ अपनी कंपनी में, और वो डिस्काउंट या प्रीमियम पे है, तो जो भी केस होगा, डिस्काउंट है तो वो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट का इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो क्रेडिट हो जाएगी एज पर दी सिचुएशन। इसके बाद अगर हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं परचेजिंग कंपनी ने, तो मैंने आपको ये पहले बताया था कि वो गुडविल से या कैपिटल रिजर्व से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने उसको गुडविल से अकाउंट से एडजस्ट किया है तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द परचेजिंग कंपनी। अब आपने एक नई कंपनी अगर बनाई थी तो आपके पास गुडविल तो होगी नहीं एकदम से, तो आपको क्या करेंगे उस केस में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे गुडविल थी ही नहीं। तो आप इंस्टेड ऑफ गुडविल अकाउंट यू विल ट्रांसफर दैट अमाउंट टू योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसके बाद आप उसको एडजस्टमेंट्स करके दिखा देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन केस बोथ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये आपके साथ मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अब लास्ट में हम आ जाते हैं बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का आपके पास फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आई जस्ट गो थ्रू इट। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन, उसका फॉर्मेट है नोट्स के साथ में, या आप इस फॉर्मेट पे इसको देख सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर है। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Okay, I'll just briefly go through the concept of absorption. Amalgamation में मैंने आपको क्या बताया कि amalgamation में दो या दो से ज़्यादा existing companies, just make sure and remember in amalgamation there are two or more entities which are in existence already, they are in the market and they just liquidate, they just dissolve and form a new company altogether. दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ अपने आप को डिसॉल्व करके लिक्विडेट करके एक नई कंपनी को फॉर्म करती हैं। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उसमें कोई भी नई कंपनी बनती नहीं है, एग्जिस्टिंग कंपनीज का ही काम होता है। तो एक कंपनी एग्जिस्टिंग है वो ही दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर कोई नई कंपनी बनती है तो वो एब्जॉर्प्शन का केस नहीं होगा, वो या तो मर्जर का केस होगा, अमेलगमेशन का केस होगा, या फिर वो केस होगा रिकंस्ट्रक्शन में, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर दी अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। इस केस में आप जब करेंगे तो इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मान लीजिए दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। जो ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखिए, दोनों मैंने आपसे कहा कि दोनों ही कंपनीज एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, सेम इंडस्ट्री में। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मान लीजिए सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि दोनों आपस में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी कर रही थी। जैसे कोई स्टॉक है या आप ए कंपनी और बी लिमिटेड दोनों ही स्टॉक में जिसमें की डील करती हैं, तो ए लिमिटेड डी लिमिटेड से परचेज करती है और वाइस वर्सा, जो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो मैं अगर ये मानूँ कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड में एब्जॉर्ब हो रही, एब्जॉर्ब कर रही है बी लिमिटेड को, और वो बी लिमिटेड से स्टॉक को परचेज करती थी। अगर मान लीजिए उसने बी लिमिटेड से स्टॉक परचेज किया, तो या तो वो कैश परचेजेस हो सकते हैं या वो क्रेडिट परचेज हो सकते हैं। इन केस इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन ओवर हो गई, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर वो क्रेडिट परचेजेस थे, ए लिमिटेड ने क्रेडिट परचेज करे, तो ए लिमिटेड जब अपनी बुक्स बनाएगा तो उसमें बी लिमिटेड को क्या दिखाएगा, लायबिलिटी, क्योंकि मैंने परचेज किया था तो मेरी वो बी लिमिटेड के लिए लायबिलिटी हो गई। मान लीजिए 10,000 रुपये का मैंने कोई एसेट स्टॉक परचेज किया बी से क्रेडिट पर, तो ए लिमिटेड अपनी बुक्स में बी लिमिटेड को क्या दिखा रहा है, लायबिलिटी दिखाएगा, क्योंकि मुझे उसको पे करना है। और बी लिमिटेड अपनी बुक्स में ए को क्या दिखाएगा, उसके लिए वो एसेट है तो वो डेटर बन जाएगा। तो वो आप दोनों कॉमन थे। अब हुआ क्या कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड में चली गई, जो कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड की लायबिलिटी थी, तो
अब बी लिमिटेड ए में ही चली गई, तो ए लिमिटेड की बुक्स में बी लिमिटेड की एंट्रीज क्या क्या हो गई? जब आपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर कर लिए तो लॉजिकली क्या होगा, ए लिमिटेड की जब मैं नई बुक्स बनाऊंगी तो उसमें बी लिमिटेड का नाम दोनों जगह आएगा, वो डेटर भी है और वो क्रेडिटर भी है। मतलब मुझे बी लिमिटेड को पैसे देने थे तो वो मेरी लायबिलिटी भी थी, लेकिन बी लिमिटेड के क्योंकि मैंने एसेट्स ले लिए और उसमें मैं उसका एसेट होल्डर था, उसका डेटर था, तो इसका मतलब ए लिमिटेड में बी लिमिटेड लायबिलिटी भी थी और एसेट भी था। तो ये मेरे लिए कॉमन डेटर और क्रेडिटर्स हो गए, तो वो मुझे कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, अदरवाइज उतनी ही फिगर से मेरी बैलेंस शीट ओवर वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सेम कॉमन एंट्री लायबिलिटी साइड पे भी है सेम अमाउंट से, और सेम अमाउंट से मेरे एसेट्स भी मैंने बढ़ाकर दिखाए हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इंटर कंपनी जो होती है, इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन होती हैं, अगर एक दूसरे को वो करते हैं पैसा ले, तो आप क्या करेंगे, जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज होंगे आप उनको रिवर्स कर देंगे, खत्म करेंगे, और एसेट्स होंगे आप उनको कम करोगे। तो एसेट्स अगर कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ऑल दी एसेट्स अकाउंट जो कॉमन होंगे, दोज अकाउंट्स हैविंग कॉमन ट्रांजेक्शन आर सपोज टू बी रिड्यूस्ड, और लायबिलिटीज भी आपको रिड्यूस करने हैं, डिक्रीज आ जाएगा दोनों में। तो आप रिवर्स करेंगे तो जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री डेटर्स, लोन रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, जो भी एसेट्स आपके कम हो रहे हैं वो डेबिट कर देंगे, जो भी लायबिलिटीज आपकी कम हो रही हैं वो आप उनको एसेट्स और लायबिलिटीज को आप रिवर्स करके डेबिट क्रेडिट करके कम करके दिखा देंगे। अब मान लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने बनाए हुए हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री आप दोनों के पास ही थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए और बी के पास, एक के बिल्स पेबल थे और एक के लिए बिल्स रिसीवेबल थे, तो आप उनको रिवर्स कर देंगे अगर वो कॉमन है तो। लेकिन उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर बिल्स रिसीवेबल किसी के लिए थे और उसने वो बैंक से डिस्काउंट करा दिया है, तो अब बिल्स रिसीवेबल बी के पास अगर बिल्स रिसीवेबल थे, एसेट्स थे वो, और वो उसने डिस्काउंट करा लिए, तो इसका मतलब वो कॉमन ट्रांजेक्शन नहीं रह गई है, क्योंकि अब वो बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास है। तो देयर विल बी नो एंट्री फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि वो कॉमन है ही नहीं। सिमिलरली इसी तरह आप स्टॉक में भी आप करके दिखा सकते हैं। अगर वो मर्जर का केस है और आपने गुड्स बेचे हैं बाय दी सेलिंग कंपनी, तो आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और अगर वो परचेज का केस है तो वो गुडविल में एडजस्टमेंट हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। इसमें क्या है कि अगर आप दो कंपनी जो ए और बी थी, एक एब्जॉर्ब हो रही है दूसरे में, और उस टाइम पे आपने इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांजेक्शन्स की हुई है, तो आप एक ने परचेज किया स्टॉक और एक ने स्टॉक को बेचा। मान लीजिए ए कंपनी ने बी कंपनी से 50,000 के गुड्स को परचेज किया था, तो ए कंपनी अपने अकाउंट्स में स्टॉक की अमाउंट कितनी दिखा रही है, 50,000, वो सेलिंग प्राइस होगा, इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस प्लस सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसमें दिखाया हुआ है ए ने। अब जब बी ने दिखाया था तो बी अपने बुक्स में कितने पे दिखाया, प्रॉफिट। और अगर वो परचेज का केस है तो वो गुडविल में एडजस्टमेंट हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट।
हेलो हेलो